नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज बहुत सारी खबरों की हम लोग बात करेंगे और बहुत अहम खबरें हैं जो आपको बहुत गौर से सुननी चाहिए और हमारे मेहमानों की राय उस पर आपको जाननी चाहिए। बिहार में एसआईआर के बाद बंगाल में एसआईआर हो रहा है, देश भर में एसआईआर हो रहा है और आप देख रहे हैं इस पर कितना घमासान छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी कह रही हैं यहाँ लोगों की जानें जा रही हैं और आप 3 महीने का काम 3 साल में करा रहे हैं, उसको बंद कीजिए तुरंत एसआईआर को। उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ रामलीला मैदान में रैली करेंगे। केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उस पर आज सुनवाई होगी। तमिलनाडु की सरकार एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। इतना हंगामा है। तेजस्वी यादव ने कहा था हम चुनाव बॉयकॉट कर देंगे, किया नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर के बाद अब उत्तर प्रदेश में हम ये धांधली नहीं होने देंगे, लोगों ने अब इसमें जो इनकी स्कीम है वो पकड़ ली है। तो आज ये सारे के सारे नेता जितने भी हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, इनके अलावा ममता बनर्जी और लेफ्ट के नेता, अब जो हम अगले 15 मिनट आपको दिखाएंगे, कृपया करके इसको देखें। अर्जेंट अटेंशन वाला आज ये कार्यक्रम है, आप सभी से भी कह रहा हूं। बड़ी संख्या में बंगाल में एसआईआर की शुरुआत के बाद आप 2 दिन से इंडिया टीवी पर खबर देख रहे हैं कि खुद बांग्लादेशी जो अवैध रूप से आए यहां पर घुसपैठिए, वो बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जाना चाहते हैं और बंगाल बॉर्डर पर बड़ी संख्या में वो लोग जा रहे हैं और वहां पर बैठे हुए हैं। बंगाल समेत 9 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की जांच का यह गहन पुनरीक्षण कार्य मतलब एसआईआर चल रहा है। 4 दिसंबर तक बीएलओ को वोटरों का वेरिफिकेशन कर देना है और इसके बाद 9 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट जारी हो जाएगा। और एसआईआर के इस डर से बड़ी तादाद में सिर्फ बांग्लादेशी नहीं बल्कि रोहिंग्या घुसपैठिए भी पश्चिम बंगाल छोड़ करके वापस जाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो 20 साल से बंगाल में रह रहे हैं और आज कैमरे पर कह रहे हैं कि हम तो बांग्लादेशी हैं, हमको जाने दो। फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए इन्होंने, लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट की गहन जांच होगी तो इनको अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसलिए ये वापस चले जाना चाहते हैं। इसमें किस किस कैटेगरी के लोग हैं आप ये जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक आदमी जो कहता है कि मैं यहां आया, मैंने वोटर कार्ड बनवाया, मैंने पंचायत चुनाव में वोट डाला, मैं तो विधानसभा में भी वोट डालने वाला था लेकिन मुझे नौकरी से छुट्टी नहीं मिली। जैसे वो भारत में किसी राज्य में सरकारी नौकरी कर रहा हो। बांग्लादेशी आदमी बोल रहा है ये। एक महिला कह रही है कि मेरे पास यहां का आधार कार्ड भी है, मैंने पंचायत चुनाव में वोट भी डाला है, मेरे पास बांग्लादेश का नेशनल आई कार्ड भी है। और तो और एक बार उसको बांग्लादेश में आई कार्ड रिन्यू कराने के लिए जाना पड़ा तो यहां से वो गई और बाकायदा वहां जाकर के अपना आई कार्ड रिन्यू करा के आई। डुअल सिटीजनशिप चल रही है भारत के अंदर। ऐसी बातें। कोई तमिलनाडु में नौकरी कर रहा था, तमिलनाडु में भी एसआईआर, स्टालिन साहब के लिए तमिलनाडु में एसआईआर जब शुरू हुआ है अभी, तो वहां पर जिन फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, जहां पर कई जगह लोगों को क्योंकि पहचान में आ जाता है भाई ये तमिलनाडु का नहीं है, ये तो मतलब बंगाली भाषा से पहचान में आ रहा होगा, तो उन्होंने किसी से मांग लिया तुम अपना भाई आई कार्ड हमको दिखा देना। वो नौकरी छोड़ के आ गया और नौकरी छोड़ के इस वक्त बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बैठा हुआ है वापस जाने के लिए और खुद बता रहा है कि मैं तमिलनाडु में नौकरी कर रहा था, मुझसे जब उन्होंने आधार कार्ड मांगा तो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं वापस अपने देश जाना चाहता हूं। यह इस देश के अंदर न जाने कब से हो रहा है और न जाने ऐसे कितने लोग अभी हैं। तो इसलिए मैं आपको सैंपल के तौर पर, हमारे पास ऐसे दर्जनों बयान हैं, मैं आपको 4-5 ही दिखाऊंगा। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार इस वक्त पश्चिम बंगाल से लगती हुई सीमा पर बांग्लादेश पर, वहां पर ये सैकड़ों हजारों की तादाद में ऐसे लोग बैठे हुए हैं अपना सामान लेकर के, उनसे बात कर रहे हैं लगातार। आप सुनिए पहले। एसआईआर का असर अब बंगाल में देखना शुरू हुआ है। एसआईआर में के वजह से जैसे कि देखा जा रहा है, इल्लीगल बांग्लादेशी जो भारत में प्रवेश किए थे कुछ साल पहले, वो अब वापस अपने देश बांग्लादेश जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है अनवारा बीबी। उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भारतीय डॉक्यूमेंट है, यानी कि उनके पास भारतीय आधार कार्ड भी वो बना चुकी है। लेकिन कैसे बनाया ये आधार कार्ड, इसके बारे में उनका कहना है कि कुछ लोग उनके घर पे आए थे और घर पे आके उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया और ये है भारतीय आधार कार्ड। और इसके साथ साथ उन बांग्लादेश के जो नागरिकता के लिए यानी कि सिटीजनशिप के लिए जो प्रमाण पत्र है वो भी उनके पास है। और उनका डेट जब आप देखेंगे, उनका डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 16/10/2025, यानी कि रिसेंटली उन्होंने अपना बांग्लादेश में अपना परिचय पत्र भी बनाए थे। यानी कि डुअल यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि इस देश में रह के आधार कार्ड तक बना चुके थे ये बांग्लादेशी।
16/10 को उस महिला ने बांग्लादेश का आई कार्ड रिन्यू कराया है। कैसे रिन्यू कराया? बांग्लादेश जाके रिन्यू कराया होगा, मान लीजिए ऑनलाइन भी कराया होगा, यहां का आधार कार्ड भी रखे हुए हैं, वो डुअल सिटीजनशिप लेके बैठी हुई हैं। और हमारे देश के नेता क्या कहते हैं, बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि ये तो स्क्रिप्टेड है, इन लोगों से बुलवाया जा रहा है। किसको मालूम कि ये जो कागजात दिखा रहे हैं कि ये असली हैं कि नकली हैं? ऐसा बयान है मेरे पास, वो भी दिखाऊंगा आपको। एक और सैंपल देख लीजिए। बांग्लादेश की जिस महिला के पास से भारत का आधार कार्ड और बांग्लादेश की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला, इनका नाम है अनवरा बीबी। अब हमारे सहयोगी ओंकार सरकार ने इनसे इसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि 8 साल पहले वो बांग्लादेश से भारत आई थी, यहां पर उनका फर्जी आधार कार्ड बन गया, अब पकड़े जाने का डर है तो भाई वापस जाना चाह रही हूं। हम यहाँ पर 7-8 साल से हैं। भूख हमें यहाँ खींच लाई, रोजी रोटी के लिए आए थे, अब यहाँ पर सक नहीं पा रहे हैं, इसलिए वापस जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ का वोटर कार्ड नहीं है, लेकिन आधार कार्ड है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ की सरकार ने मुझे आधार कार्ड दिया है। मैं सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में रहती थी, वहीं पर सरकारी लोग आए, वो सरकारी लोग ही मेरा नाम लेकर गए और मेरा आधार कार्ड बना दिया, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं। मुझे नहीं पता ये कैसे बना, लेकिन मैंने कभी वोट नहीं डाला। इन्होंने कहा सरकारी लोग मेरे घर आए, मेरा नाम वाम पूछा, पता वता पूछा और मेरा आधार कार्ड बनवा के मेरे घर पे देके चले गए। सिस्टम काम कर रहा है, कितना एफिशिएंट सिस्टम है सोचिए ना। लेकिन घर जाके घर पे होम डिलीवरी हो रही है आधार कार्ड की। बस इतना पूछना भूल गए कि आप भारत की रहने वाली हैं, क्या आप भारत की निवासी हैं, इतना ही नहीं पूछा, लेकिन उनको बड़ी एफिशिएंटली उनको आधार कार्ड बना के दे दिया गया। चलिए, इन्होंने तो कहा कि मैंने कभी वोट नहीं डाला। कुणाल घोष टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कल या परसों ये बयान दिया था कि ये जितने लोग वहां पर बैठे हुए हैं, क्या ये वोटर हैं? जो हम पर आप आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर कि हमारा ये वोट बैंक है और इसीलिए हम एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इनमें से किसने वोट डाला? ये उनका तर्क था। उसकी बात अभी 1 मिनट के बाद करूंगा, क्योंकि आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनाऊंगा जो कहेगा कि मैंने वोट भी डाला और मैं बांग्लादेशी हूं। दोनों बातें बताएगा आपको। लेकिन त्रिपाठी जी, जो आप सुन रहे हैं, इसके बाद कुछ रह जाता है बात करने के लिए क्या? सरोज जी, जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो एक ऐसा ही बयान मैंने सुना था, उस वक्त हम लोगों ने चर्चा भी की थी। उसने कहा भाई हमारे पिताजी आ गए, हम और हमारे सारे भाई बहन यहीं पैदा हुए, तो अब हम कहाँ जाएं? अब सोचिए, ये जब इस तरह के बयान हम सुनते हैं और कोई ये कहता है कि हम तो अपना अपडेट करा के आ गए हैं, हमने वोट नहीं डाला, हम यहाँ हैं, चूंकि वो कागज मांग रहे हैं तो सीमा पे भाग गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस देश के नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के साथ धोखेबाजी की है, बेईमानी की है। छोटे छोटे अपने निहित क्षुद्र जो स्वार्थ होते हैं, उनकी वजह से उन्होंने घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनते हुए देखा, आंख मूंदे रहे। बंगाल में जो सरकार है, अब तो यह भी लगता है, ऐसा लगता है कि वो शायद उसमें सहायक भी होते रहे। और अगर ऐसा हो गया तो किसी सीमा के दुश्मन की आवश्यकता क्या है? आप विरोधी से लड़ते हैं, आप उनसे लड़ते हैं कि सीमा सुरक्षित रहे। जब सीमा आपकी खुल गई, जो दुश्मन देश की स्थिति में है वो आपका नागरिक हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप एक तरह से कहें कि आंतरिक सुरक्षा को आपने थाली में परोसकर दुश्मनों के हाथ में दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे लोग सब बड़े बदमाश लोग हैं, सारे हो सकता है भूख की वजह से आए होंगे, गलत वजहों से आए होंगे, सही वजहों से आए होंगे, सब मिला लें, लेकिन क्या ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? और इतने लोग तो वो हैं जो थोड़ा डर गए, हाँ, जिनके पास कागज नहीं था। असल बात ये जो शातिर होंगे वो तो बैठा होगा ना सॉल्ट लेक से, वो हिलेगा नहीं। वो तो हो सकता है फ्लैट खरीद लिया, उसके पास सारे कागज हो गए हो, उसको क्या दिक्कत होगी? वो कहेगा भैया हमारा तो सब दुरुस्त है, हम तो यहीं के लोग हैं। अब आप फर्क करके बताइए, तब फिर लोग कहेंगे अमित शाह क्यों नहीं सारे घुसपैठियों को खोजकर बाहर निकाल देते। इंदिरा जी ने जो कहा था, गलत कहा था क्या कि असम में यह समस्या हो गई, हमको सूझ नहीं रहा है कि इसका क्या इलाज होगा? सिर्फ सॉल्ट लेक की बात नहीं है त्रिपाठी जी, मतलब आपने जो रेफरेंस दिया ना, सुनिए अगला बयान सुनिएगा आप। हैरान करने वाली बात है। ये हकीमपुर का बॉर्डर है। ओंकार सरकार हमारे साथी यहां पर लोगों से बात कर रहे थे। अब उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो तमिलनाडु में काम करता था। एसआईआर तमिलनाडु में भी चल रहा है।
तमिलनाडु में काम कर रहे इन बांग्लादेशियों से इनके कागज पूछ लिए गए तो भागकर ये बांग्लादेश आ गए। ऐसा एक व्यक्ति, इनका नाम है मोहम्मद सोहाग। ये व्यक्ति 3 साल पहले बिना पोल से बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में घुसा था। 3 साल भी इंपॉर्टेंट है, रीसेंट घुसपैठ है। अब ये मोहम्मद शोबाग बांग्लादेश के बारिशा का रहने वाला है और ये बता रहा है कि तमिलनाडु में बहुत सारे बांग्लादेश के लोग काम करते हैं घुसपैठिए। और मैं उन्हीं लोगों से मुझे पता चला, मैं तो बांग्लादेश में रहता था, उन्होंने कहा तमिलनाडु आ जाओ, यहां बड़ी बढ़िया काम होता है, नौकरी मिल जाएगी तुमको। मैं उनके कहने पे आ गया, कोलकाता पहुंचा, कोलकाता से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ के सीधा चेन्नई चला गया। अब एसआईआर हुआ तमिलनाडु में तो नौकरी देने वाले ने आईडी प्रूफ पूछ लिया, आईडी प्रूफ है नहीं, अब बांग्लादेश वापस जा रहा हूं। बॉर्डर से आया था तो जब आया था उस टाइम को इतना कुछ नहीं था, मतलब उसमें मतलब नॉर्मली था। तो आया हूँ, आज से हम लोग तमिलनाडु काम पे गया, टेलर किया हूँ। अभी कंपनी प्रूफ मांग रहा है तो प्रूफ नहीं है हम लोग के पास, नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आया हूँ हम सरेंडर करने। तो हम लोग हमारे गांव में भेज दो, दोनों सरकार की हम लोग बोल रहा हूँ जो हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग गाँव भेज देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम लोग आया तो उस टाइम का पानी था, पानी से आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इधर आके मैं हम लोग ट्रेन पकड़ के तमिलनाडु चले गए। ट्रेन पकड़ के कैसे कैसे गए? वो पहला जो आदमी लोग काम करता था तो हम लोग फोन कांटेक्ट किया है जो उधर काम हो रहा है कि नहीं, तो वो बोल रहे काम है हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि जाके काम किया हो। फिर चला गया, फिर तमिलनाडु जाके हेल्पर ही किया, हेल्पर करके तरह ऑपरेटर करके फिर अभी दिक्कत हो रहा है, कंपनी मांग रहा है प्रूफ, तो नहीं हम लोग इधर का प्रूफ, तो इसलिए नहीं, इसलिए यहाँ पे आ गए। 3 साल पहले आया था, पानी से आया था, यहां से ट्रेन पकड़ा, ट्रेन से मैं चेन्नई गया, वहां मुझसे कागज मांग लिया, मेरे पास प्रूफ था नहीं, तो अब मैं वापस जा रहा हूं। और बड़े ईमानदारी से वो आदमी बता रहा है कि ऐसा है। ये सब कुछ क्या प्रूफ करता है? एक तो कि ये रैकेट बन गई, कितने बड़े बड़े रैकेट काम कर रहे होंगे। जैसे इस आदमी ने बताया कि मुझे बताया गया कि तुम यहां आ सकते हो बांग्लादेश से, तो कोई वाया किसी के थ्रू ये ऐसे रैकेट बांग्लादेश में भी काम कर रहे हैं, भारत में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने इनकी मदद की, इसने कुछ पैसा दिया होगा, यहां पहुंच गया ये, और पूरे देश, ये तमिलनाडु हिंदुस्तान के दूसरे कोने तक पहुंचा हुआ है आदमी। तो कहां कहां नहीं होंगे हिंदुस्तान में सारे लोग? समीर जी। निश्चित रूप से, और बंगाल का अगर आप देखेंगे सौरव जी 294 असेंबली सीट्स है, और जब पिछला 2021 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसके बाद एक स्टेटस आया था, ममता बनर्जी ने जो सीटें जीती थी, तो ये आया था कि भाई 78 सीट ममता बनर्जी ने ऐसे क्षेत्र में जीती है जहां वोटिंग होने के लिए बहुत मुश्किल है, और वहां 85, 88, 89% वोटिंग हुई है। अगर बंगाल की बात करें तो 82, 83% बंगाल के अंदर वोटिंग हो रही है। तो ये वोटिंग कौन कर रहा है? और ममता बनर्जी के ज्यादातर जो विधायक जो जीते हैं 70 के करीब, वो ऐसे क्षेत्रों में जीते हैं जहां सबसे ज्यादा घुसपैठी है लोग, डेढ़ डाल के बैठे आया था कि जो बॉर्डर के राज्य हैं वहां आधार कार्ड बनाने में या वोटर कार्ड बनाने में 40% का इजाफा, 40% हुआ। 78 सीट्स 2021 का अगर विधानसभा चुनाव जीते तो 2011 सीटें जो ममता बनर्जी ने जीती थी उसमें से 78 सीटें ऐसे क्षेत्रों में जीती है जहां घुसपैठों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो बांग्लादेश से घुसपैठ होकर आए, जिन्होंने अपना आधार कार्ड बना लिया, जिन्होंने अपना राशन कार्ड बना लिया, जिन्होंने अपना वोटर कार्ड बना लिया, और 85-86% वोटिंग वहां पर हो रही है ममता बनर्जी के पक्ष में, और ममता बनर्जी के विधायक पार्षद चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनाव आयोग अब जब इसकी सफाई कर रहा है, मुझे तो लग रहा था कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग को धन्यवाद का पत्र लिखेगी कि बिहार में आपने इतने कम समय में इतने अच्छे से एसआईआर की प्रक्रिया को किया और इतना बेहतर चुनाव किया कि एक भी पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग बिहार में नहीं हुई है। तो बंगाल में आपने जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है उसके लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग और हमारी पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा। तो यहां तो उल्टी गंगा बहा रही है ममता बनर्जी। ज्ञानेश कुमार जी को चिट्ठी लिखती है कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी नहीं है, व्यवस्थित तरीके से आप कर नहीं रही है, लोकतंत्र इसमें खतरे में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो वॉच कर रहा है ना। और बिहार चुनाव में जब ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम सब ध्यान रख रहे हैं, जरा भी हमें गड़बड़ी लगेगी हम इस पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे। नहीं, वो ये नहीं कह रही है एसआईआर मत कराइए, वो कह रही हैं कि आप 3 साल का काम 3 महीने में करा रहे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि मेरा चुनाव हो जाए उसके बाद कराइए। वो ये चाहते हैं कि बस वोटिंग हो जाए मेरी एक बार। हाँ। और जब बिहार में करके दिखा दिया चुनाव आयोग ने कि 90 दिन के अंदर इतने शानदार तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया, तो बिहार बंगाल के लिए तो भी पूरा समय है, कोई जल्दी नहीं है। सर सवाल पूछने वाले केंद्र की सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, पूछने चाहिए। जैसे ये आदमी कह रहा है मैं 3 साल पहले आया, मतलब घुसपैठ अभी भी हो रही है, क्यों नहीं रुक रही? इस पर केंद्र सरकार जवाब दे, गृह मंत्रालय भी जवाब दे। लेकिन जो एसआईआर का विरोध हो रहा है, कम से कम उसके वो तो उसका सच तो सामने आना चाहिए ना। क्यों?
जब ये सबूत नहीं है तो फिर उसका विरोध क्यों? नहीं, ये सबूत हो नहीं हो एसआईआर का इससे कनेक्ट नहीं है ना। एसआईआर तो होनी ही चाहिए, इस पर हम लोग लगातार बात करते रहे हैं। बिहार में भी हो गई एसआईआर, यहाँ भी हो जाए, सारे राज्यों में हो जाए और बेहतर तरीके से हो जाए। इसको इसके साथ मत जोड़िए। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ, एनआरसी क्यों ना हो फिर? हाँ, एनआरसी, हम तो इस पर कह ही रहे थे पहले कि एनआरसी हो ना, एसआईआर के बाद एनआरसी हो जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन करना किसको है एनआरसी, ये बताइए। और ये घुसपैठ हो रही है, आपने कहा 3 साल पहले हुआ, 3 साल पहले किसकी सरकार है, कौन देख रहा है? 8 साल पहले वाली वो अनवरा बीबी हैं, वो आई हैं और वो अभी फिर गई होंगी या ऑनलाइन क्या होगा, जैसे भी उन्होंने अपना वहाँ का बांग्लादेश का नागरिकता का रिन्यू करवाया है, अपडेट करवाया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये कहें कि नहीं बॉर्डर पर तो रोका ही नहीं जा सकता। तो बॉर्डर पे नहीं रोकेंगे तो फिर क्या, जब आने वाले को नहीं रोकेंगे तो कैसे करेंगे? और तमिलनाडु से एक बात मैं बताऊं आपको कि तमिलनाडु का इश्यू नहीं है ये, उनको घुसपैठियों को समझ में आता है कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है वहाँ पे ज़्यादा धरपकड़ रहती है, पुलिस भी वहाँ पकड़ती है। तमिलनाडु पहुँच जाएगा तो आदमी को नहीं लगेगा ना कि ये घुसपैठिया वहाँ पर, मतलब पुलिस कर भी रही होगी तो वो इसलिए जितना जल्दी हो वहाँ से मूव करते हैं। नहीं सर, घुसपैठी में आपको एक घुसपैठी वहां ज्यादा जाते हैं जहां पता होता है कि बीजेपी की सरकार नहीं है, घूम फिर के वहीं जाएंगे जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। मालूम है यार, राज्य सरकार का प्रोडक्शन मिलेगा, दूर है। आप राज्य देखिए ना, वहीं जाते हैं जहां बीजेपी की सरकार। एक बार सर की उस पर बात कर लें। आपने कहा करना किसको है सर? एसआईआर पे तो ये हंगामा मचा है देश में, तो एसआईआर पर रुक गई क्या सरकार? एनआरसी पे तो आग ही लगा दी थी। नहीं, तो एसआईआर पर रुक गई क्या सरकार? आप भी ऐसी बातें करते हैं। जब एसआईआर पे नहीं रुके तो एनआरसी पे भी मत रुकिए और उसका हिसाब तो लगाइए ना। सीधे सवाल कीजिए, असम में क्या हुआ? असम में तो आपने एनआरसी भी कर ली, उस पर क्या किया आपने? क्या एक्शन हुआ कोई? और आप कह रहे हैं कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, असम में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है ना। 10 नहीं तो क्या गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट में? क्या आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए? बीजेपी नॉन बीजेपी का नहीं है। जब आज बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद निकल के बाहर आके कह रहे हैं कि हाँ हम इलीगल तरीके से आए थे, इसको तो क्या करना चाहिए? नहीं, इस पर काम करना चाहिए। नेशन वाइड ड्राइव चलनी चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूं नेशन वाइड ड्राइव नहीं चला रहे और आप बाहर केवल नारे दे रहे हो। मेरा गुस्सा इस बात पर है। सर किस नारे कौन दे रहा है? सरकार रोज कह रहे हैं। जब बीजेपी के राज्यों में पकड़े जा रहे थे तो ममता बनर्जी ने अपने यहाँ हेल्पलाइन जारी की थी कि बांग्ला भाषी लोगों को बांग्ला भाषी कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं उससे सहमत हूँ। बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी अलग अलग होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इस सरकार को कौन रोक रहा है कि घुसपैठी अभी जैसे ये हो रहे हैं, इनका सारा हिसाब बनाए कि भाई ये घुसपैठी हम इनको भेज रहे हैं, इतने लोगों को भेज दिया और देश भर में जो फिर साफ करें ना पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। बीजेपी की सरकार है नहीं, सारी सरकारें साथ देना, सब सरकारें साथ दें। घुसपैठियों पर एक बड़ा काम के पास में आ रहा हूं। एक लाइन। बिल्कुल ठीक बात विजय जी कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा की जहां भी सरकारें हैं वो आधा तीहा सही, जितना कह रहे हैं जितना हुआ तो और क्यों नहीं हुआ, वो सब करती दिखती हैं। फिर जब सीए आता है, दिल्ली में दंगा हो जाता है, तो बड़ा वर्ग कहता है, विजय जी नहीं उसमें शामिल थे, लेकिन बड़ा वर्ग कहता है इतना भी आप भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते। क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को भय लगने लगे, अफवाह फैलने लगे, आप एनआरसी करेंगे, इस तरह करके देश में अराजकता फैला रहे हैं। नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ दूं, एक लाइन जोड़ दूं। अभी आपने कहा कि भाई ये सरकार कर रही है, पिछले आंकड़े देख लीजिए। मनमोहन सिंह सरकार में 2004 से 2014 तक 90,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। बड़ी अच्छी बात। मोदी सरकार के 10 साल में 10,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। उन 10 साल में बीजेपी शोर मचा रही थी कि क्योंकि आप अत्याचार कर रहे हैं। सरकार शोर मचाने से चलती है क्या? आप घुसपैठिए अपना दुश्मन मानते हो और सारा देश मानता है, तो ये सरकार उस पर काम करेगी। दोषी बीजेपी है इसकी, दोषी केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री है। बीजेपी मत जोड़िए ना उसमें। बंगाल में किस तरीके से बांग्लादेश के लोग आए, नागरिक बन गए, इलीगल बांग्लादेशी, ये कैसे इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं? क्योंकि एसआईआर तो सीधा इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। सरकारी स्कीमों का फायदा भी उठाते हैं। इसका सबूत भी मैं आपको दिखाता हूं। एक तो बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने आज एक बांग्लादेशी घुसपैठिए का वीडियो पोस्ट किया है। अब उसमें वो ये बता रहा है कि मैं 20 साल से यहां रह रहा हूं, मैंने यहां शादी की, मेरे बच्चे हुए, पिताजी की जगह मैंने ससुर जी का नाम लिखवा करके कि मेरे पिता यहीं के रहने वाले हैं, और मैंने यहाँ के सारे पहचान पत्र बनवा लिए, और मैंने बंगाल के चुनाव में, पंचायत चुनाव में वोट भी डाल लिया। 2003 में वोटर कार्ड बनवाया था। मुझे किडनैप करके भारत लाया गया था। जब मैं भारत आया तो बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है, शायद 35 साल गुजर गए हैं। पहले हावड़ा के तोपसिया में रहता था, फिर आमाता और चरपुर में रहा। अब शादी करके मैं श्रीरामपुर के कुलगाछी में रहता हूँ। वोटर और आधार कार्ड मैंने अपने ससुर के नाम पर ही बनवाया है।
मुझे SIR का फॉर्म मिला है। मैंने उसमें पिता की जगह ससुर का नाम डालकर उसे भरा है। अब क्या होगा मुझे पता नहीं। अब मेरी शादी हो गई है, इसलिए अगर मैं वापस गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। फैमिली में 2 बेटी है, 1 बेटा है। मेरी पत्नी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट से है। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। 2003 के पंचायत चुनाव में मैंने वोट डाला था। सर, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है, आप लोगों को आश्चर्य होगा क्योंकि मैं इस पर 1998 से लिख भी रहा हूँ, रिसर्च पेपर भी लिखा, और ये बहुत दुखद स्थिति है। जैसे मैं एक बहुत पहले एक पढ़ा था, यहाँ हर कोई अपने हक का हिंदुस्तान लूटता है, तो कमोबेश सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप 90 के दशक का भारतीय जनता पार्टी का एग्जीक्यूटिव जो उनका होता था, उसके सब के सब रेजोल्यूशंस देखिए, सारे रेजोल्यूशंस में बांग्लादेशी समस्या का एक जरूर महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। जितने मैनिफेस्टो हुआ करते थे उन सभी में इन चीज़ों का जिक्र हुआ करता था। और मैं तो कह रहा हूँ, भारत के सुप्रीम कोर्ट के, और मैं अपने जिम्मेदारी पे सारी बातें आपके मंच से कह रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर, भारत की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यदि ये देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, तो ये गौर करके देख लें। यदि नहीं देख रहे हैं तो उनको सुनाने वाला कोई उनको जाकर के ये वीडियो जरूर दिखाए कि किस प्रकार से भारत के अंदर एक बांग्लादेश पनप रहा है, किस प्रकार से भारत के अंदर एक पाकिस्तान पनप रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस लिया था। जब IMDT एक्ट को खत्म किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कांग्रेस पर टिप्पणी की थी, और इस टिप्पणी में विजय जी के प्रश्न का उत्तर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि IMDT एक्ट आपने लाया था, कांग्रेस पार्टी ने लाया था, ऐसे में तो बांग्लादेशियों को हटाने में 300 साल लग जाएंगे, बांग्लादेशी यहां से निकाले ही नहीं जा सकते हैं। आपने इस प्रकार का प्रावधान लाया था। कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशियों को बसा करके वोट बैंक के मुस्लिम वोट बैंक खड़ा की है इस देश के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर वामपंथियों ने एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश खड़ा किया है, और उस बांग्लादेश और पाकिस्तान को ममता बनर्जी और ये जितनी पार्टियां हैं वे सारे उनको प्रश्रय देती हैं, संरक्षण देती है वोट बैंक के लिए। वो कह रहे हैं 10 साल में क्या किया, 10 साल में भगा। नहीं, मैं बता रहा हूं। इसी कहानी कुर्सी के अंदर मैंने 3 दिन पहले कहा था, इस पर कोई चर्चा चल गई थी, तो मैंने कहा था कि तमिलनाडु के अंदर ईस्ट कोस्ट रोड के दोनों साइड कौन लोग जाकर के बसे हैं, जरा इसकी तहकीकात कीजिए। मैंने इसी कहानी कुर्सी में कहा था, जब आई थी आसाम की बात, कि लोग कहा गया था कि हिंदू ज्यादा मिल गए थे वहां पे। उसका कारण था कि वहां से जो माइग्रेट किया, वहां पर शेल्टर लेने के बाद वो सारे देश के अंदर डिस्पर्स कर गए हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि 1997 में एक इंपॉर्टेंट, एक सेकंड, हाँ, यही सवाल हुआ। अभी विजय जी ने भी इसी ओर इशारा किया था। आसाम में NRC हुआ तो वहां ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी मिले, फिर उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान ही ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन वो बाकी पूरे भारत में फैल गए, डिस्पर्स कर गए हैं। आप सोचिए ना कि जब महाराष्ट्र के अंदर, जब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस समय उनको बाहर भेजा जा रहा था, तो उसका विरोध करने के लिए कौन आए? चंद्रबाबू नायडू आ गए थे विरोध करने के लिए। ठीक है, कौन आ गए थे? अभी आप सर ने भी कहा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर करे केंद्र करे। अब आप जिस राज्य में ये हो रहा है और जिस राज्य से निकल कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उस राज्य में जिसकी सरकार है, उसकी पार्टी के, जोड़ देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा SIR पर कि आप आधार को भी कीजिए जी, मैं फिर कहता हूं कि आधार से बड़ा कोई घपला नहीं है। आधार तो दिखा रहे हैं ये लोग, चीज को आधार दिखा रहे हैं, हमारे पास है, लेना चाहिए। यही कारण था कि इलेक्शन कमीशन बहुत उस पर टफ था। ये सवाल हुआ था कि ये वोटर थोड़े ही हैं। इसका मतलब है कि आप इनको संरक्षण दे रहे हैं। ये कहा TMC ने कि ये इलीगल लोग हैं, इलीगल लोग हैं, वोटर नहीं है। इलीगल लोग हैं तो बाहर करो, हमें क्यों आप तोहमत देते हैं? ये कहा जिस व्यक्ति ने ये कहा था। आज जब ये लोगों ने ये बता दिया कि ये हमारे पास वोटर कार्ड भी है और वोट डाला भी है, तो आज उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बदल के ये कहा ये सब स्क्रिप्टेड है। सुनाई कुणाल घोष की बात। वो जेन्युइनली बोल रहे हैं या नहीं है, या कोई सजा के वहां पर भेज रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। एक पॉइंट है, वो जेन्युइन है या कोई स्क्रिप्ट राइटर लिख दिया, ये देखना पड़ेगा। अभी 2-4 तस्वीर दिखा के क्या साबित करना चाहता है? अगर कोई यहाँ पर आए, बोला हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का है,
थोड़ा मदद कर दीजिए, तो आपको आपका क्या मालूम होगा वो क्या बांग्लादेश से आया है, वो जेन्युइन है या नहीं है, वो देखना तो बीएसएफ का काम है। अब कह रहे हैं कि ये लोग जेन्युइन है कि नहीं है, ये जो बात बोल रहे हैं सच भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जो आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि मैं बांग्लादेशी हूं, और जो आदमी बीएसएफ के गार्ड के पास खड़ा होकर कह रहा है कि मुझे उधर भेज दो, उस पर इनको शक हो रहा है कि अरे वो बांग्लादेशी है कि नहीं। आपको क्या मालूम जब वो खुद बांग्लादेश जाना चाह रहा है? कुणाल घोष जी को एक लाइन कह देता हूँ, एक लाइन में कह रहा हूँ, कुणाल घोष जी को ममता बनर्जी ने जो 2008 में लोकसभा में कहा है कि घुसपैठियों के खिलाफ ये सरकार काम नहीं कर रही, उस पर बड़ा काम मजबूती से करना चाहिए, वो भी उनको थोड़ा सा सुना दीजिए ममता बनर्जी। मैं सिर्फ इतनी कहना चाहता हूँ कि जो लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं जी, वो इस देश के गद्दार हैं, और जिन्होंने ये कार्ड बनवाया है ये सारे, उन सब के खिलाफ भी जो अभी आपने सुना जो प्रवक्ता कार्रवाई होनी चाहिए। नेता कह रहे हैं टीएमसी के, देखिए चाहे वो पुलिस अधिकारी हो चाहे वो बीएसएफ के लोग हो, टीएमसी तो साफ दिख रहा है, चाहे वो बीएसएफ को अधिकार देने का मसला रहा हो, चाहे अलग अलग जगहों पर ऐसे लोग मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का मसला रहा हो, वो साफ साफ उनके साथ खड़े दिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो ये वोट बैंक कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएगा और कांग्रेस और कम्युनिस्ट लड़ाई में नहीं। लेकिन एक चीज पे मेरा मतभेद हमेशा रहा है, आधार को फुल प्रूफ बनाने पर यह सरकार क्यों बात नहीं कर रही है? ये आपका ऐसा डॉक्यूमेंट आप चेक कीजिए ना, आप बुलाइए हर्षवर्धन त्रिपाठी, कहिए आपका आधार कार्ड है, इसमें आपका फिंगरप्रिंट है, आपका रेटिना है, गड़बड़ हो रही है, आपका नहीं दिख रहा है। देश के हर पहला तो वो काम हो, क्यों नहीं होगा? ठीक नहीं, दोनों काम हो, दोनों काम हो। आधार को फुल प्रूफ बनाया जाए। इतनी आसानी से आधार क्यों बन रहा है? बिल्कुल कैसे बन जा रहा है? अगर वो बन ये भी जाएगा बात तो फिर होनी आप कहेंगे मत चाहिए, लीजिए। एसआईआर भी होना चाहिए, और ये देखने के बाद तो हर किसी को कहना चाहिए कि एनआरसी भी होना चाहिए। एसआईआर के डर से कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद ब खुद बता करके हम बांग्लादेशी हम भाग रहे हैं बॉर्डर की तरफ और बांग्लादेश जाना चाहते हैं, आपने देखा। लेकिन एक मैं आपको अलग एसआईआर की कहानी बताता हूं। एक पॉलिटिकल एसआईआर ये हो रहा है कर्नाटक में, और कर्नाटक में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो मुख्यमंत्री के नाम का होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के करीबी समझे जाने वाले एक मंत्री और कई विधायक कल गुरुवार को दिल्ली आ गए, और माना जा रहा है कि दिल्ली में इन्होंने पार्टी हाईकमान से मुलाकात की और मुख्यमंत्री बदलने की मांग की। खबर तो ये बता रही है कि इनकी मुलाकात खड़गे साहब से हुई भी है। इसमें बहुत सारे लोग, कई विधायक आए हैं। यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ है जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अभी अपने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, यार आज ही शायद उनके 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। और वहां झगड़ा क्या था? 2.5 साल सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री, 2.5 साल डीके शिव कुमार। ये किसी ने कागज पे लिख के नहीं दिया था, लेकिन ये सार्वजनिक जानकारी थी कि ऐसा आश्वासन डीके शिव कुमार को मिला था कि आपके पास अभी समय है, सिद्धरामैया जी की हो सकता है उनका अंतिम चुनाव ही हो, अभी उनको बन जाने दीजिए वैसे, और अब आगे जो है आपका वक्त आएगा। उनको पीसीसी का चीफ बना दिया गया था। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक गुरुवार को 6 विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, और उन्होंने खुलकर डीके शिव कुमार को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने की मांग रखी। कांग्रेस के अंदर सत्ता संतुलन का विवाद चल रहा है मई 2023 से। चुनाव के नतीजे आए, मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच खींचतान हुई और दोनों ने दिल्ली की दौड़ लगाई। कोई सोनिया गांधी से मिला, कोई राहुल गांधी से मिला, और तब खबरें आई थी कि बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, और इस पर सहमति हो गई थी। डीके शिव कुमार ने 2.5 साल सब्र किया। अब पार्टी ने इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि तो की नहीं थी, और सिद्धरामैया अब उसी कार्ड को यूज कर रहे हैं। अब वो बार बार कहते हैं किसने कहा, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि 2.5 साल मुझे रहना है, और वो तो खुलकर कहते हैं कि मेरा मैंडेट 5 साल का है, मैं 5 साल का कार्यकाल पूरा करूंगा। अब सिद्धरामैया ने कर्नाटक के चामराजनगर में एक सभा में संकेत दिया कि उनकी स्थिति अभी बहुत मजबूत है और वो आगे भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई नवंबर क्रांति नहीं हो रही है, नो क्रांति नो भ्रांति, ये उनका बयान है कि ये कोई नवंबर में क्रांति जैसा नहीं हो रहा कि मैं सब कुछ बदल जाएगा यहाँ कुछ, और ना कोई भ्रांति है। डीके शिव कुमार के भाई जो पूर्व सांसद हैं डीके सुरेश, उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया को अपने वादों से पीछे नहीं हटना चाहिए, और उनसे जब पूछा गया कि क्या सिद्धरामैया डीके शिव कुमार से किया वादा निभाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब इस मामले में सिद्धरामैया खेमे के एक व्यक्ति हैं KN राजन्ना, मंत्री भी हैं शायद ये, इन्होंने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि AICC के पत्र में कही गई बातों पर अमल करना चाहिए और फिर दूसरों पर सवाल उठाने चाहिए। अब आप पूछेंगे कि AICC के पत्र में क्या था? AICC के पत्र में केवल 2 लाइनें थी, CM सिद्धरामैया, डिप्टी CM डीके शिव कुमार।
तो उन्होंने कहा यही लिख के आया था, इसी को माने, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि AICC के लेटर में जो लिखा है उसका पालन करें। बस मुख्यमंत्री का नाम और डिप्टी CM का नाम है, इसके अलावा उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कौन कितने वक्त के लिए अपने पद पर रहेगा। ಈಗ AICC ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದಿರೋ ನೋಡಿದಿರೋ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದೇ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ AICC ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೋನ್ DCM, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಈಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಫಾಲೋ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ. ಇದೇನು 30 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು 20 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇದೇನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ AICC ಇಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ. इट इज देयर इन द। अच्छा, एक MLA हैं जो दिल्ली आए हुए, MLA इकबाल हुसैन, उनसे मीडिया ने पूछा कि आप क्या बात करेंगे पार्टी हाईकमान से? तो उन्होंने पूछा क्या बात करूंगा, व्हाट विल आई आस्क फॉर गोल्ड? नो, आई विल आस्क फॉर DK। मैं कुछ सोना मांगने थोड़ी आया हूं, मैं DK के लिए मांगने आया हूं। समझिए जी। अब DK शिव कुमार के विधायकों की समस्या ये है कि वो दिल्ली आए कि मुख्यमंत्री के रूप में फैसला हो, और जिसके पास जाएंगे उसके मन में तो पहले से लग रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री अगर मैं बन जाऊं तो। जो अध्यक्ष साहब है खड़गे साहब, वो खुद कर्नाटका से आते हैं, दलित है, तो वो चाह रहे हो कि 2 की लड़ाई में कम से कम पार्टी ये कहती कि भैया खड़गे साहब आप मुख्यमंत्री बन के चले जाओ तो मैं वहाँ मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। फिलहाल कर्नाटका में मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बदलने की संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत साफ सिद्धारामैया ने कहा कि भाई मैं 16 बजट पेश कर चुका हूँ, 17वां बजट भी मैं पेश करने जा रहा हूँ कर्नाटका के अंदर। तो ये उनका ये कॉन्फिडेंस बताता है कि उनका जो जातिगत समीकरण है वो उनके साथ है। DK शिव कुमार जातिगत समीकरण में वहाँ फिट नहीं बैठते, और अगर आप परिणाम देखेंगे तो 100 भारतीय जनता पार्टी और अगर कांग्रेस में देखेंगे तो 135 कांग्रेस के विधायक और 66 के करीब भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। तो इतने विधायक भी DK शिव कुमार इकट्ठा नहीं कर सकते कि वो तोड़कर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ले या सरकार गिरा दे। DK शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष भी है, बड़े नेता है, लेकिन उनको इतना बड़ा समर्थन नहीं है, ज्योतिराज सिंधिया जैसी स्थिति उनकी नहीं है कि सरकार बहुत कम मार्जिन से बनी है और कुछ विधायक तोड़कर 20 से 22 विधायक तोड़कर सरकार गिरा दे। है कि 2.5 साल पूरे हो गए, अभी तक जब बात होती थी तो ये था कि जब होगा वो मौका आएगा तो क्या होगा। तो अब इसीलिए ये दौड़ लगी इनके समर्थकों की दिल्ली की। और DK शिव कुमार से भी पूछा गया कि आपके लोग वहां गए, आपको क्या कहना है? तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो घर के बाहर ही नहीं जा रहा। लेकिन आप कांग्रेस की हालत देखिए, आप चुनाव में जीत नहीं पाते, और जहां गलती से आप चुनाव जीत जाते हैं वहां सरकार नहीं चला पाते। बिहार में इतने बुरे हार रहे हो, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में आपकी सरकार है। हिमाचल में क्या स्थिति चल रही है सबका पता है, किससे झगड़ा हो रहा है। कर्नाटका इतना बड़ा राज्य, आपको इतने भारी मैंडेट से मिला हुआ है, वहां आपको बहुत बेहतर काम करना था, तो वहां सत्ता संघर्ष जैसे राजस्थान में था वही सत्ता संघर्ष शुरू किया। भारी मैंडेट तो सर महाराष्ट्र में भी मिला था, लेकिन उसके बाद हारे ना सर। नहीं, आप बीजेपी को तो मिलता है, कांग्रेस को जहां भारी क्या हो रहा है वो हार जाती है। वहां जो हो रहा है उसकी भी तो बात करें। आप देखिए महाराष्ट्र की खबर, महायुति के नेताओं के बीच भी महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, और तकरार इतनी है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली आए, हमने कल आपको बताया था, उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि साहब आपकी पार्टी हमारे लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, ये गठबंधन के लोगों के बीच में ठीक नहीं है। बाहर निकले तो उन्होंने कहा मैं कोई शिकायत करने थोड़े ना गया था, मैं तो उनको बिहार की जीत की बधाई देने गया था। बिहार की जीत की बधाई देने के लिए वो स्पेशली दिल्ली आए, वैसे पटना भी गए थे वो लेकिन दिल्ली में भी अलग से बधाई दी, वो कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने राज्य भाजपा प्रमुख रविंद्र चव्हाण के आचरण से नाराजगी जाहिर की है। आरोप है कि शिवसेना पदाधिकारियों और पूर्व पार्षदों को वो बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करा रही है। एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में गृहमंत्री से मुलाकात की तो उद्धव ठाकरे ने उन पर तंज कसा, कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, दिल्ली जाकर के बच्चे की तरह किसी के शिकायत करने जा रहे हो, बाबा बाबा मुझे मारा, आखिर इतनी क्या मजबूरी हो गई? अगर सही गुरु पहले मिल जाता तो ऐसी हालत नहीं होती। आणि आता हे सगळ्यांना कळते, काल जे गेले होते ना, बाबा मारलं, बाबा तो ओलल्ला अरे ओलल्ला पण तुझी दाढी आली, तू आता बोबडं कशाला बोलतोस? हे एवढे लाचार झालेले आहेत लोक की स्वतःमध्ये हिंमत असणार, हिंमत होते कशी तुम्हाला दुखवण्याची? शिवसेनेमध्ये होता तेव्हा होती कोणाची हिंमत? कोणाची हिंमत नव्हती, पण स्वतःहून त्यांच्या ताटाखालचं मांजर झाल्यानंतर तुम्ही किती पट्टे मारा, मांजर भले वाघाची मावशी असली तरी मांजरी मांजरच असते, ती ताटाखालीच असते, त्या मांजराचा कधी वाघ नाही होऊ शकत।
मांजराचा वाघ नाही होऊ शकत, वाघ हा वाघच असतो. कह रहे हैं कि बिल्ली शेर की मौसी हो सकती है, बिल्ली शेर कभी नहीं हो सकती. शेर चिन्ह था ना इनका, तो वैसे तो शेर का चिन्ह भी इन्हीं के पास है. वो क्या और क्या बोल रहे थे मराठी में? दाढ़ी का भी कुछ हाँ, मराठी में बोल रहे थे कि भाई ये दाढ़ी नोचने की शिकायत कर रहे हो कि बच्चे ने मेरी दाढ़ी नोची, उनकी दाढ़ी एकनाथ शिंदे की. और वो कह रहे थे कि भाई जब तुम शिवसेना में थे तो कभी गए थे क्या अमित शाह के पास या नरेंद्र मोदी के दरबार में? दरबार हमारे घर पर मातोश्री में लगता था. क्या कैसी बातें कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? सोनिया गांधी की दरबार में कितनी बार आकर के अपना सर झुकाए हैं? कभी ऐसा होता था क्या? जब भी उनकी भारतीय जनता पार्टी से ठनी कब से? उनका मानना था कि अमित शाह आकर के बाला मातोश्री आए और वहीं जो कुछ भी निर्णय होगा वहीं होगा. यही तो शर्त शुरू से रख रहे थे. बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना, ये तो उनकी वही ठसक हो. ये कह रहे तुम्हारी पार्टी तोड़ के ले जा रहा है और तुम शिकायत करने जा रहे हो. नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी, ये तो कांग्रेस, वो खुद भी उनके साथ भी हो चुका है, और वो कुछ नहीं कर पाए हैं. ठीक, त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे थे. नहीं, देखिए इसमें जो है ना, उद्धव ठाकरे तो भाई मतलब कहावत दो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे टाइप है. भाई एकनाथ शिंदे नाराज हैं, दुखी हैं, वो होंगे ही नहीं जब हिस्सा कम होता दिखेगा. लेकिन उप मुख्यमंत्री हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री वो बन चुके, तो एक तरह से पद के लिहाज से, कद के लिहाज से देखें तो बराबर हो गए. शिवसेना वो पूरी की पूरी लगभग उद्ध्वस्त कर गए, पता नहीं चला उनको. तो मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है. तो अब उनको बीच बीच में तंज करना है. और कई बार तो ये भी लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये बैलेंसिंग भी करती रहती है क्या? अभी वो जो बाल ठाकरे की स्मृति वाली समिति में उद्धव जी को अध्यक्ष बना दिया, तो दोनों तरफ ये चलता रहता है. और एक बात और जानना जरूरी है, जब सोनिया जी के पास आए थे उद्धव जी सुपुत्र के साथ, अपने आदित्य ठाकरे के साथ, तो चिट्ठी गई थी. सेकुलर शब्द विशेष करके इस्तेमाल किया गया था उस गठजोड़ में. तो जो बाल ठाकरे वाली पार्टी थी वो तो उसी दिन विसर्जित हो गई थी जब फ्रॉड सेकुलरिज्म पे हस्ताक्षर करके आ गए. तो मुझे लगता है ये वाला तो नहीं चलेगा. हाँ, बाल ठाकरे थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी उस तरह सम्मान देती थी, और बीजेपी अपने सहयोगियों को उसी तरह से सम्मान देती है. उद्धव यहां आए तो उनको 10 जनपद के चक्कर लगाने शुरू करने पड़ गए. ठीक, अब आपको एक और खबर बता रहा हूं. ये एक विवाद भी है और एक बहस भी है. ये बहस हमारे देश में पहले भी हुई है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस बार दूसरा माइनॉरिटी है. ये हिंदू माइनॉरिटी वाला मामला है. हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में मुस्लिम बच्चों को कितनी जगह मिले और हिंदू बच्चों को कितनी जगह मिले. मामला जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का. अब हिंदू संगठन यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं. आप देख रहे हैं गेट पर जाकर के खूब हंगामा भी हुआ कल कि यहां इस कॉलेज में 90% कश्मीरी मुसलमानों को एडमिशन दे दिया गया. इसको लेकर हिंदू संगठन नाराज है. नाराजगी किस बात की है कि ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो भी ट्रस्ट जो बना हुआ है, और जो माता वैष्णो देवी दरबार को जो चंदा मिलता है, उसी चंदे से ये मेडिकल कॉलेज चलता है. इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं जाता, गवर्नमेंट एड इस कॉलेज को नहीं मिलता. मतलब ये शुद्ध हिंदू आस्थावानों के माता वैष्णो देवी के चरणों में चढ़ाए चंदे की वजह से ये कॉलेज बना, और उसी से इसका रखरखाव होता है. अब इस साल जो लिस्ट निकली काउंसलिंग के बाद एडमिशन की, तो उसमें ये पाया गया कि 90% जो एडमिशन थे वो कश्मीरी मुस्लिम बच्चों के हो गए. उनका नाम काउंसलिंग के अंदर आ गया. मैं इसका आपको डेटा देता हूँ. 50 सीटें हैं इसके अंदर, और 42 जो हैं वो कश्मीर के थे, कश्मीरी मुस्लिम बच्चे थे. 50 में से 42, बाकी जम्मू के थे. अच्छा, कुछ लोगों ने इसमें एडमिशन भी ले लिया. अब यहाँ विवाद क्या है? विवाद ये है कि ये कॉलेज है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू कश्मीर के प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों को लेकर के कुछ नियम है. नीट की परीक्षा पास करके मेडिकल में दाखिला मिलता है पूरे देश में, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसके साथ साथ नियम ये है कि वहाँ डोमिसाइल के तहत 85% रिजर्वेशन है. मतलब 85% सीटें जिनके पास जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का डोमिसाइल होगा उन बच्चों को दी जाएंगी. तो अब उसमें कश्मीर रीजन के ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होकर के आए, और उसमें जो हिंदू बच्चे भी आए वो ज़्यादातर जो थे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या किसी ने जहाँ कोई और कोटा था SC, अब तो क्योंकि वहाँ पर SC ST कोटा भी हो गया, वो कुछ उस कोटे के तहत दूसरे कॉलेजों में चले गए. इस कॉलेज के अंदर 90% एडमिशन कश्मीरी मुसलमान बच्चों का हो गया. अब ये मामला किसके बीच में है? ये मामला नेशनल मेडिकल काउंसिल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में है. अब ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप इस फैसले को पलटिए, और आप कश्मीर के हिंदू बच्चों को नहीं दे सकते, मत दीजिए.
लेकिन देश भर में इसकी जो बच्चे नीट की परीक्षा में पास होते हैं उन हिंदू बच्चों को इसके अंदर दाखिला दीजिए। इसमें सिर्फ 90% मुसलमान बच्चे ही क्यों पढ़े, ये विवाद है उनका कि इसकी काउंसलिंग में देश भर से आए बच्चों में हिंदू बच्चों को छांट करके दाखिला दिया जाना चाहिए। विजय जी, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की मांग। नहीं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अभी है या नहीं है, अभी नहीं है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है तो फिर तो इस पर मतलब मांग करने में कोई बात नहीं है, लेकिन कोई आपत्ति वाली बात नहीं है अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे उसको, क्योंकि संविधान में ही व्यवस्था है कि जम्मू कश्मीर में जाके कश्मीर में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी बन सकता है, हिंदू कॉलेज। यदि हिंदू लोग वहां पर माइनॉरिटी में है तो वहां पर उनके पास मौका है, तो नहीं दिया ना इसको। नहीं, ऐसा सब जगह है कि राज्यों में यदि आपके पास माइनॉरिटी स्टेटस है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आप कह रहे हैं कि अगर किसी की व्याख्या ही नहीं है संविधान। जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी है, नहीं, माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी स्टेटस में है तो ही ना, वहाँ और वहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो वहाँ पर लागू होंगे यदि उन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस दिया है। जी, मैं करेक्ट कर दीजिएगा, संविधान में कहीं भी किसी भी प्रावधान में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, संविधान के किसी भी प्रावधान में माइनॉरिटी की व्याख्या ही नहीं की गई है। सिर्फ ये किया गया है कि जो माइनॉरिटी हैं वो अपने संस्थान खोल सकते हैं। अब इसमें एक कल्चरल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, दो ही माइनॉरिटी है। कल्चरल माइनॉरिटी जैसी कोई है, और ये रिलीजियस माइनॉरिटी में अभी नहीं इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है कि यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पे होंगे। मैंने इसलिए कहा, मैं संविधान नहीं आप बोल, और क्योंकि वो तो विश्वविद्यालय को जानते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पर यदि वो रिकॉग्नाइज है नहीं, तब नहीं है, तो ये तो फैक्ट ये कह रहा हूँ यदि है तो फिर तो उनकी मांग हो सकती थी। ये अगर नहीं है और वो माइनॉरिटी स्टेटस चाहते हैं, उसका एक उपाय है। नहीं सुनिए, तो उपाय नहीं, उन्होंने जो मांग की थी वो सुनिए। इन्होंने सेंटर से, मतलब केंद्र सरकार से और नेशनल मेडिकल काउंसिल से, इस कॉलेज की अथॉरिटीज ने ये कहा कि आप जो नीट का सेंट्रल पूल तैयार हुआ है, मतलब पूरे देश से जो लिस्ट तैयार हुई है उत्तीर्ण बच्चों की, उस लिस्ट के तहत एडमिशन हमें लेने दीजिए। लेकिन वो बात नहीं मानी गई उनकी। नहीं, वो तो होगा ही नहीं ना, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को इसके बाद भी आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन के बाद भी वो स्टेटस को बकाए रखा है, और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद है। आज एक कॉलेज को लेकर ये बात हो रही होगी, या तो पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन के लिए तो नहीं हो सकता, या तो जम्मू कश्मीर के लोग मान जाए कि भाई डोमिसाइल रिजर्वेशन नहीं चाहिए उन्हें। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। आपकी बात में ठीक है, वो टेक्निकली वो बात बिल्कुल ठीक है। सवाल यहाँ बल्कि उससे नुकसान उनका होगा। भाई ये कोई ऐसा नहीं है ना कि किसी की कोई चार लोगों ने मिलके या कोई ऐसे धनवान आदमी ने एक मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट बना के खोल दिया। ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कॉलेज है। ये मामला इसीलिए त्रिपाठी जी, क्या ये एक लाइन की मांग ये है, हिंदू पैसे से कॉलेज चलता है, 90% मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू बच्चे पढ़ने चाहिए इसमें, ये मांग गलत है क्या? देखिए, ये मसला वहां जाता है जहां टेम्पल ट्रस्ट के धन का कहां उपयोग हो, इसकी बात होती है। ये भी उसी से जुड़ा हुआ मसला है। अब अगर हिंदू मंदिर से जुड़ा हुआ शिक्षण संस्थान है तो कोई भी अचानक आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मंदिर इतने पैसे कमाते हैं, पंडित ले जाता है, पुजारी ले जाता है, क्यों नहीं अस्पताल और स्कूल बनाते हो? बनाया तो फिर क्या हुआ? तो आपने अलग नियम के तहत बच्चों को दाखिला लेने से रोक दिया। और अगर इसमें देश भर की मेरिट पर मुस्लिम बच्चे आते तो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन आपने डोमिसाइल लगाकर जो बच्चे मेरिट वाले हैं उनको आउट कर दिया, और जाहिर है तब तो फिर कश्मीर से बच्चे आएंगे तो उसमें वो 90% हो ही जाएगा। फिर ये बड़ी सीधी सी बात, रूल कश्मीर के हर कॉलेज के लिए ना, सिर्फ लगाना ही पड़ेगा। आप देखिए, जैसे डोमिसाइल तो सबके लिए है ना, मैं वही कह रहा हूं। कोई भी चीज होती है क्या कि जैसे किसी एक बात पे वो ट्रिगर होता है। मुझे लगता है कि ये एडमिशन का मसला ट्रिगर करेगा। आपने 370 हटा दिया, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कितना डोमिसाइल करना है इस पर डिबेट होगी। क्या 15-20% से ज्यादा आप करेंगे तो जम्मू कश्मीर को आप देश के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। 85% रिजर्वेशन, मैं इसीलिए वो गलत है, वो खतरनाक है। आप फिर तो गेटोइजेशन वही तो कर रहे हैं। एक इसका एक ही उपाय है जी, कि आप इस इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे, एज ए डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे भारत सरकार इसे दर्जा दे दे, और उसके जब वो हो जाता है तो सेंट्रल पूल से लेना इनके लिए आसान होगा। यही एक रास्ता है जो मुझे साफ साफ दिखता है। यदि वहां के एडमिनिस्ट्रेटर सोच रहे होते तो ये संभवतः ये दुर्दिन नहीं देखने पड़ते। दूसरी बात, एक और बात बता रहा हूं, दूसरी बात, 20,000 से ज्यादा साउथ के टेम्पल्स में तमिलनाडु में ये ऑन रिकॉर्ड है, 5 लाख टन सोना गहने जो है वो आरबीआई के साथ जमा किया है डिमोनेटाइज करने के लिए।
ये किसके पैसे थे? समूचे मंदिर के पैसे को हड़प लिया है तमिलनाडु की सरकार ने, और उससे उनको व्यवस्था में कौन होता है? उनसे पंडितों को जो पुजारी होते थे उनको कम से कम सुबह शाम भगवान की आरती होती थी, उसके लिए तक पैसे नहीं होते हैं भाई। और उन पैसे से सबके कल्याण में लगाया जाता है। इसलिए हिंदू टेम्पल, हिंदू ट्रस्ट सब हिंदुओं के पास रहे, ये भी मांग एक जायज है। अब देखिए इससे आगे बहस छिड़ती है क्या। जम्मू कश्मीर से एक और हैरान करने वाली खबर जो है वो मैं आपको बताता हूं। जम्मू कश्मीर में एक अखबार के दफ्तर से कारतूस और ग्रेनेड के लीवर बरामद हुए, और कारतूस भी AK-47 के। जम्मू कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पर छापा पड़ा और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। आरोप है कि अखबार देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तलाशी के दौरान AK-47 की गोलियां, पिस्तौल की गोलियां और 3 हैंड ग्रेनेड के लीवर मिले। बताया गया है कि अभी भी तलाशी जारी है और पुलिस के मुताबिक कश्मीर टाइम्स के खिलाफ कथित तौर पर सरकार के खिलाफ नाराजगी फैलाने, अलगाववाद का महिमा मंडन करने, भारत और केंद्र शासित प्रदेश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने के लिए FIR दर्ज की गई है। कश्मीर टाइम्स जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने और प्रमुख पब्लिकेशंस में से एक है। इसे वेद भसीन ने शुरू किया था। 1954 में ये एक वीकली न्यूज़पेपर के तौर पर निकलता था। 1964 में इसको एक डेली न्यूज़पेपर बना दिया गया, लेकिन अब इसकी प्रिंट कॉपी नहीं निकलती। बताया जाता है केवल ये ऑनलाइन जो है खबरें जो है ये प्रकाशित करता है। लेकिन एक अखबार के मीडिया हाउस के परिसर से हैंड ग्रेनेड के लीवर मिल रहे हैं, AK-47 की गोलियां मिल रही हैं। ये कश्मीर टाइम्स वही न्यूज़पेपर है जब आर्टिकल 370 हटी थी तो बहुत जहर जिस अखबार ने उगला था सोशल साइट पर, वो यही कश्मीर टाइम्स पेपर है। उसके खिलाफ इसने और कहा भी ये भी जा रहा था कि उस समय कश्मीर टाइम्स ने कोशिश की थी कि अपने आर्टिकल के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से जो तमाम कश्मीर के बुद्धिजीवियों को उन्होंने आर्टिकल लिखने का स्पेस दिया था, उसके माध्यम से एक रिवोल्ट कश्मीर में खड़ा करना चाहते थे, जिसमें वो सफल नहीं हो सके। तो उसी समय में समझ में आ रहा था कि इनकी मानसिकता क्या किस तरह की है और जम्मू कश्मीर में बेसिकली कश्मीर में क्या करना चाहते हैं। अखबार लंबे समय से इसके लिए जाना जाता रहा है और अब जब एजेंसियों ने छापा मारा और वहां से कारतूस निकले तो मुझे लग रहा है कि अब कारतूस के अलावा ये भी निकलेगा कि भाई इस तरह की जो वहां के जो युवाओं को जो भड़काने वाला जो आर्टिकल लिखे गए पहले, अगर पहले इनके अखबारों की जब प्रिंट मीडिया निकलता था इनका अखबार और सोशल साइट पर जो इनके लेख लिखे जाते हैं, अगर एजेंसियां उनकी गहराई से जांच करेगी तो समझ में आएगा कि एक बड़ा पैसा इसमें शामिल है कि बड़ा पैसा कश्मीर टाइम्स को देकर देश के खिलाफ लेख लिखवाए गए, युवाओं को भड़काने का काम किया गया। कैसे आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को नुकसान हो रहा है, ये तमाम कश्मीर टाइम्स की साइट पर आर्टिकल लिखे गए। तो मुझे लग रहा है इनका वास्तविकता चेहरा सामने आ रहा है जब एजेंसीज ने उनके ऑफिस से तमाम ऐसे दस्तावेज जब्त किए और खबर यह भी आ रही है कि कई पाकिस्तान से फंडिंग भी इस अखबार को हुई थी, उनका पैसा भी इनके पास पहुंचा है। उसकी पैसों के माध्यम पर उन्होंने बहुत जमीनें वहां खरीदी है, उसकी भी एजेंसी अब जांच करेगी। है चौंकाने वाली बात। आइए अब आपको बताते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में, जहां हिंदुओं ने यूनुस सरकार के खिलाफ अब उनका सब्र का बांध टूट गया और अब वो खुलकर अपने हक मांग रहे हैं। जब से मोहम्मद यूनुस पिछले साल से यहां पर सत्ता में आए, हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती की इंतहा हो गई और अब हिंदू संगठन एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। आज एक ह्यूमन चेन बनाकर ढाका में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां जो ईश निंदा को लेकर कानून बनाया, जिसका सबसे ज़्यादा जुल्म इसके बाद हिंदुओं पर होता है, इसके बहाने वहां मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, इन सब मामलों को आज वहां हिंदू समाज उठा रहा है। ढाका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दूर दूर से हिंदू समाज के लोग पहुंचे। लगातार हिंदू मंदिरों को खास तौर पर जिस तरीके से वहां के कट्टरपंथी लोग हमला करके टारगेट पर लेते हैं, उससे यहां बहुत गुस्सा है। मंदिरों की सुरक्षा हो, हिंदुओं की सुरक्षा हो, इस बार ये लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। मोर्चा बना के निकले हैं, बैनर पोस्टर लेकर ये लोग अपने ऊपर हो रहे जुल्म की आवाज़ जो है वो पहुंचाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस की सत्ता में बैठे लोगों तक। और ये लोग अब प्रधानमंत्री मोदी से भी इस मामले में हस्तक्षेप की खुलकर अपील कर रहे हैं। हिंदू महिलाएं हाथ जोड़कर मोदी से कह रही हैं कि हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारी सुरक्षा की कुछ गारंटी दीजिए। 12 नवंबर से कट्टरपंथी जमात भी बांग्लादेश में एक्टिव है। यहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा की वारदातें की जा रही हैं। जमाते इस्लामी समेत बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी गुट आज मैदान में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर तक मार्च करते हुए उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश के कई हिंदू बाहुल्य इलाके इन कट्टरपंथियों के टारगेट पर है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग भी अब सीधे सीधे यूनुस सरकार के खिलाफ टकराने के इरादे से उतर गई है और अवामी लीग जो है वो अब अपनी नेता को बचाने के लिए सब कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। हमारे सहयोगी शोएब रजा जो हैं वो ढाका में मौजूद हैं और वहाँ उन्होंने कुछ लोगों से बात की
और कुछ महिलाओं ने उनसे बातचीत में कहा कि शेख हसीना हमारे लिए देवी समान थी। शेख हसीना जब तक बांग्लादेश में रहीं, हमें अपनी सुरक्षा को लेकर कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, और जब से हमें पता लगा है कि उनको फांसी की सजा दे दी गई है, हमें बहुत कष्ट हो रहा है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके बाद हमारी आखिरी उम्मीद केवल और केवल नरेंद्र मोदी है। हिंदू सरकार नरेंद्र मोदी का काछे प्रार्थना यही है, प्लीज मेरा हिंदू जाति की रक्षा कर रही है, बांग्लादेश हिंदू का एक्सेप्ट कर रही है, मेरा देश का हिंदू लोग का निरपत्ता चाहिए, मुझे हिंदू जाति का शेल्टर देना है, नरेंद्र मोदी का से प्रार्थना, मुझे हिंदू जाति का सेव कर रही है, प्लीज। अब सवाल है कि ये लोग करें क्या प्रोफेसर साहब? देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो संख्या है, उनका जो प्रतिशत है, वो हमेशा घटते आया है, और वहाँ से वो भाग करके शरण के लिए अपने हिंदुस्तान में आते रहे हैं। सवाल यह है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी बांग्लादेश कट्टरता की ओर बढ़ा है और उसकी वजूद वहाँ पर बढ़ा है, जब तक शेख हसीना थी तब तक इन तत्वों को कंट्रोल में रखा गया था। और कई बार जो यहाँ पर उठते हैं ना नारे कि भाई नरेंद्र मोदी ने 11 साल में क्यों नहीं है ये सब किया, वो जानबूझ करके शेख हसीना के पीछे वो खड़ी रहे, भारत की सरकार खड़ी रही। क्योंकि जब यहाँ से एक्स्ट्राडिशन होता, उनको ज़बरदस्ती पुश किया जाता, तो वो राजनीतिक तौर पर शेख हसीना के खिलाफ भी चले जाते। तो इसलिए भी एक संभवतः है, मैं एक विश्लेषण के तौर पे कहता हूँ, संभवतः यह भी एक कारण रहा होगा कि भारत की सरकार ने उस फ्रंट पर उतना काम नहीं किया जितना आज के दिन में एग्रेसिवली वो काम कर रहा है। वहाँ के हिंदू करीब आज के दिन में 6-7-8% के आसपास आबादी है। बार बार वो कहते हैं कि शहरों में हमको उतना परेशानी नहीं होती है, लेकिन गाँव के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के जो छात्र आते हैं वे मिलते हैं। मज़ेदार बात है कि शेख हसीना के तख्ता पलट से पहले मैंने अपने ही डिपार्टमेंट में वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी को पढ़ाने के लिए मैंने ही ये किया था। वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा रहे थे। अच्छा। हाँ, और एक डिफरेंट तरीके का उनका, और यहाँ सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन अब जो सरकार आई है, वो अब उसके बाद हिंदू मंदिरों को तोड़ देना, उनकी संपत्तियों को ये करना, जैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घटती थी, लड़कियों को छेड़ना, उनको कन्वर्ट करना, उनको फोर्सफुली, खास करके गांव में बहुत बड़े तादाद पर बढ़ रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं संकट हिंदुओं पर गांव में ज्यादा है, बहुत बड़ा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए शेख हसीना क्या थी, ये आप सुनिए। हिंदू समुदाय हमेशा से शेख हसीना के साथ रहा है, उसकी पार्टी को सपोर्ट करता रहा है। अब वो लोग क्या सोचते हैं शेख हसीना के बाद, क्योंकि उनकी पार्टी पर चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी है, इसको लेकर बात करेंगे। आपका नाम क्या है? तोमा। हाँ। तोमा जी, ये बताएं कि आप लोग सपोर्ट करते रहे शेख हसीना को पहले? हाँ, सपोर्ट करते हैं। शेख हसीना जाने के बाद हमारे हिंदू के ऊपर बहुत जुल्म होती है, मार दौड़, मंदिर भांगना, सब कुछ हिंदू के ऊपर इतना जुल्म होता है, जीना मुश्किल हो, हराम हो जाती है। शेख हसीना कैसे अच्छी थी, क्या करती थी हिंदुओं के लिए? बहुत अच्छी थी हिंदू के लिए। उसको तो जान दे दे तो कम पड़ेगी, उसकी जान दे दो तो कम पड़ेगी हिंदू के लिए। कह रही है कि शेख हसीना के लिए अगर जान भी दे दे हिंदू तो वो कम पड़ेगी। हाँ। आप लोगों के लिए क्या काम करती थी शेख हसीना, जो इतना प्यार आप उनसे करते हैं? हिंदू को सपोर्ट देना, जहाँ पर जाए सम्मान देना, जो भी चाहे, मंदिर करना। हमारी जो शेख हसीना है वो तो हिंदू के लिए एक माता समान थी। वो चली जाएगी, सुन के बहुत बुरा लगा। जब सुना शेख हसीना को फांसी लगी, मुझे बहुत कष्ट हुआ। आपको कष्ट हुआ? हाँ, सब हिंदू लोग तो शेख हसीना को वोट करते हैं। अब सब मोदी समझ नहीं आता, सब तो नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी सपोर्ट करेगी तो बांग्लादेश के हिंदू जो है वो तो टिक पाएगी बांग्लादेश में, नहीं तो इंडिया पे जाना पड़ेगा। नहीं तो बांग्लादेश में हिंदू कह रहे हैं कि शेख हसीना हमारे लिए देवी थी और अब बस नरेंद्र मोदी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हमको बांग्लादेश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो अक्सर हमें ये एक तर्क दिया जाता है कि बांग्लादेश की माइनॉरिटी हिंदू जो है वो शेख हसीना को वोट करती है तो शेख हसीना आपको बड़ी पसंद आती है, लेकिन यहाँ के मुसलमान अगर कांग्रेस से या किसी और पार्टी से उम्मीद करते हैं तो आप कहते हैं ये तो तुष्टीकरण हो रहा है। त्रिपाठी जी,
दोनों में देखिए, ये एक बार त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। इसमें दोनों में कोई मैं एक कहने अंतर की बताऊंगा, बात ही नहीं मौलिक है अंतर क्या है। कि किसी भी राज्य में अल्पसंख्यक को अच्छे से रखना ये उस सरकार की जिम्मेदारी होती है। भारत की किस सरकार ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों को असुरक्षित किया है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों के ऊपर किसी तरह का अत्याचार हुआ है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों पर दंगे उस तरह से हो रहे हैं? जवाब आता है नहीं। आंकड़े तो यही कहते हैं। फिर हम कहते हैं कांग्रेस को क्यों वोट करते हैं? क्यों? क्योंकि भारत विभाजन वाली मानसिकता है। इसको थोड़ा ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अच्छा विषय आपने दे दिया है। भारत विभाजन वाली मानसिकता है। मुसलमान के नाम पर देश लेके गए, और जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता था। इसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, उस वक्त की स्थितियां ऐसी थी। लेकिन ये मूलतः बंगाली संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इसीलिए वो पाकिस्तान से अलग हटकर जाते हैं। और इसीलिए कई बार जब हम बात करते हैं ना, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान हमें अलग अलग दिखता है। अब वहां क्या है? पाकिस्तान की कट्टर जमाती रेडिकल ताकतें वहां हावी हो गई। आप इसको समझिए। और फिर मैं कह रहा हूं, शेख हसीना के समय में अगर हमारे रिश्ते अच्छे थे तो हम क्या उनसे कहते थे कि नहीं नहीं वो हिंदुओं के लिए कुछ कर रही है इसलिए रिश्ते अच्छे हैं? क्योंकि वो भारत के लिए कर रही थी, भारत के साथ रिश्ते अच्छे रख रही थी, जो बॉर्डर डिस्प्यूट था समाप्त कर रही थी, दोनों देशों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन। सिर्फ हिंदुओं का सवाल नहीं था, भारत के लिए अच्छी थी वो। निश्चित तौर पर। ठीक, अगली खबर में बढ़ते हैं। प्रवेश साहब बोलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ खबरें बहुत सारी छूट जाएंगी। एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूं। जिस बांग्लादेश के बारे में कह रहे हैं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान का ही समर्थन किया था। वहां पर जो हिंदू महासभा थे, वो जो हिंदू लोग थे, उन्होंने एक सेपरेट प्रस्ताव पास किया था कि हम भारत के साथ रहेंगे। अच्छा। लेकिन जो मुस्लिम मेजोरिटीज थे, उन्होंने बांग्लादेश का वो पाकिस्तान के साथ जाने का प्रस्ताव पास किया। अब मैं आपको ट्रंप की बात सुनाता हूं। ट्रंप साहब ने दावा तो अपनी तरफ से वही किया जो वो 60वीं या 61वीं बार कर रहे थे कि मैंने भारत और पाकिस्तान का जो है युद्ध रुकवाया। इसका क्रेडिट उन्होंने लिया। अब 60 से ज्यादा बार ट्रंप ये रट्टा लगा चुके हैं। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह कि जितनी बार ये बोलते हैं, हर बार ये झूठे प्रोपोगंडे से धीरे धीरे सच के ट्रैक पर आते जा रहे हैं। अब ट्रंप ने इस बार अमेरिका सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान बयान दिया और कबूल कर लिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का फोन आया और उन्होंने कहा आपने मुझे बचा लिया, लाखों लोग मारे जाते, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू आपका। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी मोदी से बात हुई और मोदी ने कहा कि हमारा काम हो गया। ट्रंप ने पूछा आपका क्या काम हो गया? तो उन्होंने कहा कि हमें जो करना था हमें कर लिया, अब हमें युद्ध की जरूरत नहीं है। हालांकि ये भी झूठ है, क्योंकि मोदी और ट्रंप की बात हुई ही नहीं थी फोन पे। उस दौरान कोई फोन कॉल पर नरेंद्र मोदी और ट्रंप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी ट्रंप की बात माने तो उन्होंने क्या कहा, साफ साफ अंतर बताया कि मुझे शहबाज शरीफ ने फोन करके कहा थैंक यू आपने जान बचा ली, और मोदी ने मुझे कहा कि हमारा काम हो गया। क्यों सर? आप क्यों परेशान रहते हैं? उनको जिसमें वो खुश हैं केवल ये उनके खुश रहने के लिए है ना, ट्रंप साहब के लिए। अब वो आपके लिए बार बार बदलते भी जा रहे हैं, कहीं तो उनको खुश रहने दिया जाए। जी कह रहे हैं हम उनके झूठ से खुश नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर किसी रास्ते से पटरी पे आ रहे हैं तो आप लगता है ठीक है, धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन जो बोला इसका तो यही मतलब है ना जो हम समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। अब है ना, मैं सोचता हूँ कि ट्रंप साहब अब आप भी गिना मत कीजिए। पहले राहुल जी गिनते थे वो 25-30 बार उन्होंने बोला, अब आप छोड़ दीजिए वो कितनी बार, आप उनका गिनना छोड़ दीजिए। कांग्रेस वाले गिनते हैं रोज। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि वो गिन रहे हैं। जराम रमेश रोज गिनती करते हैं, आज 60 बार या 61 बार। ये जो वी आर डन है ना, ये मतलब मुझे लगता है वी आर डन, ये बहुत लंबे समय के बाद बढ़िया चीज आई है जब ट्रंप ने बता दिया। जो एक्चुअली हुआ होगा उसको जेडी वेंस ने कहा होगा, उनको कहा होगा कि क्या वो इंडिया कह रहा है कि इंडिया कह रहा है वी आर डन, हो गया हमारा काम। जेडी वेंस ने फोन किया था, जो वो भी जयशंकर साहब के पास फोन किया था, फिर जयशंकर से उनकी बातचीत हुई थी और उसमें भी बताया गया कि वी आर डन। तो वो वी आर डन जो है, इसका एक आशय यह भी है कि काम कर लो, जैसे कहते हैं ना, कूटना है कूट दो। अब कुटाई हो गई, बोले हाँ हो गया। हाँ, हो सकता है किस दिन ट्रंप ये भी कह दे कि मैंने मोदी को फोन किया और क्या अब हो गया कि नहीं हो गया। फिर मैंने कहा अब तो बंद कर दो, अब हो गया तो बंद कर दो। ये शायद इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी कांग्रेस की, कोई गेस कर सकता है? बताइए सर विजय सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी ट्रंप साहब खड़ी रहे थे और गिने नहीं कांग्रेस। अच्छा चलिए साहब, अगली खबर आपको बता दूं। अब प्रधानमंत्री मोदी अब एक बार फिर भी परेशान है कि जहां ट्रंप साहब जाते हैं मोदी जी नहीं जाते, जहां मोदी जी जाते हैं वहां ट्रंप साहब नहीं जाते। साउथ अफ्रीका मोदी जी गए, जब ट्रंप ने कहा जरूरी नहीं है। वही बता रहा था, आ रहा हूं सर आपके पास। अब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वर्ल्ड लेवल पर डिप्लोमेसी करने निकले हैं।
वो G20 समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच रहे हैं और 3 दिनों के अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी कई मीटिंग्स होंगी, उनके कई व्याख्यान होंगे। जोहानिसबर्ग में भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका यानी इन बड़े देशों के बीच सबसे बड़ी मीटिंग्स की तैयारी है और ब्रिक्स के तीनों देश अमेरिका के टैरिफ अटैक का भी सामना कर रहे हैं। अब मोदी की अगुवाई में वहां पर क्या रणनीति बनती है दक्षिण अफ्रीका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आपको क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को जो भारत में G20 समिट हुआ था उसमें उनको शामिल किया गया था, तो ये वहां हमको देखना होगा। ट्रंप ने, जैसा समीर जी कह रहे थे, उन्होंने G20 समिट साउथ अफ्रीका जाने का अपना कार्यक्रम एकाएक उन्होंने रद्द कर दिया था क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि वहाँ पर जो पुराने बसे हुए श्वेत लोग हैं, वाइट जो लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादती होती है। अब उनकी जगह पर अमेरिकी राजदूत आखिरी दिन समिट में शामिल होंगे और अब देखिए कि यहाँ पर जो है क्या बात होती है। लेकिन ये बात समीर जी ने सही कही कि जहाँ ट्रंप होते हैं वहाँ मोदी नहीं होते, जहाँ मोदी होते हैं वहाँ ट्रंप नहीं होते। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ट्रंप साहब परेशान होंगे कि मैं मोदी जी से मिलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं जहां जाता हूं मोदी जी वहां आते नहीं है, और मैं जहां पहले कह देता हूं कि मैं जाने नहीं वाला हूं वहां पर मोदी जी चले जाते हैं और मोदी जी आज शाम को वहां पहुंचेंगे। खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप ने अपने वहां राजदूत को भेजा और G20 का पहली बार साउथ अफ्रीका में आयोजन हो रहा है G20 में, और प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को जब इंडिया में G20 का आयोजन हुआ था, साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सपोर्ट किया था, तो और कई व्यवसाय के बातचीत भी होगी, दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होगी, तमाम दुनिया के जो लोग आएंगे G20 के प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे, तमाम बातचीत होगी। अब प्रधानमंत्री चले गए कि ऐसा ना हो कि शाम को खबर आ जाए कि ट्रंप साहब भी तत्काल G20 पहुंच रहे, क्योंकि वो कहेंगे मुझे G20 से तो मतलब नहीं, मोदी जी आ रहे हैं, मुझे मोदी जी से मिलना है। तो हो सकता है कि ट्रंप साहब का शाम को आ जाए कि मैं G20 के लिए जा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना, और निश्चित रूप से ये देश के हित में होगा। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो तगड़ा इन्वेस्टमेंट की बात होगी और तमाम चीजों को लेकर भी वहां प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष से। लेकिन इसमें सौरभ जी एक बात समझिए, ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, हम यही ना माने कि नरेंद्र मोदी ही ऐसा करके कर रहे हैं। इसको समझिए, दोनों देशों के बीच में इतने हाई स्टेक्स है ना इंडिया यूएस ट्रेड डील पर, कि हो सकता है कि जो दोनों तरफ के नेगोशिएटर्स हों, दोनों तरफ के रणनीतिकार हों, वो ये ना चाहते हो कि तब तक इन दोनों की मुलाकात हो, कोई बात बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी एक वजह हो सकती है। अब ये जो ट्रेड डील वाली बात है, इसको लेकर के एक अच्छा कल में आर्टिकल पढ़ रहा था कि भारत को कोई जल्दी नहीं है इस ट्रेड डील की। जो डेटा अभी आए हैं सितंबर और अक्टूबर का हमारे एक्सपोर्ट्स का, वो एक्चुअली ये बताता है कि जितने नुकसान का हमें अंदेशा था उतना नुकसान नहीं हुआ है। तो इस वजह से भारत, अभी आपने पीयूष गोयल जी का भी जो बयान है अभी पीछे वो सुना होगा, कल परसों उनका स्टेटमेंट आया था हमारे ट्रेड मिनिस्टर का, कि आपको अच्छी खबर तब मिलेगी जब कोई एक परस्पर सम्मान वाला सौदा हो जाएगा। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि वो कोई एक तरफा टिल्टेड सौदा नहीं होगा और हमें कोई जल्दी नहीं है। और हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ भारत के एक्सपोर्टर्स ने कुछ नुकसान जो है एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब जिस पर 20 रुपया कमाते थे मुनाफा 10 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर दे रहे हैं जहां से भी आ रहा है उनको, वहां महंगा पड़ रहा है लेकिन फिर भी दे रहे हैं। कुछ एक्सपोर्टर्स ने अपने लिए नई मार्केट तलाश लिए, खासतौर पर अफ्रीका और यूरोप में। सरकार ने कई सेक्टर्स की कुछ अच्छी हैंड होल्डिंग कर दी है, कुछ रॉ आइटम्स पर जो है उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह कम कर दिए, रॉ आइटम सस्ते कर दिए हैं। तो इस तरीके से भारत ने जैसे ये 50% लगा था, उसके बाद से जो कदम उठाए थे उससे हमारा नुकसान मैनेज हो रहा है। तो ये भी मुझे लगता है कि ट्रंप को फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा कि भाई ये तो कोई बेचैनी दिखाई नहीं रहा, मुझसे तो जापान ने भी डील कर ली, कोरिया ने भी डील कर ली। तो बेचैनी नहीं होती, वैसे थोड़ा लाइटर नोट पे कहें कि हिंदू दर्शन भी कहता है कि भैया जो होना है वो होगा, और संघी तो वैसे भी हिंदू दर्शन को मानने वाले लोग होते हैं, तो संघ के प्रचारक तो ऐसे भी कहा जाता है ना, बहुत टफ नेगोशिएटर होते हैं, क्योंकि दिन भर तो वो जान रहे हैं कि ऐसा ऐसा। तो मोदी जी तो वही हैं, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो जानते हैं कि आगे जाके हम उसको कम। लेकिन एक बात थोड़ा सा गंभीर है, टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी पर बहुत असर पड़ा है, ये हम एकदम इसको खारिज कर दें। आंकड़े जो हैं, क्योंकि दूसरी जगहों पर हमारी थोड़ी भरपाई हो गई है, तो इसलिए हमें लग रहा है, लेकिन आंकड़ों उन पर असर पड़ा है। और जो वहां बैठा हुआ है ना कारोबारी, चाहे वो यूएस में बैठा हो चाहे इंडिया में बैठा हो, जो यहां से एक्सपोर्ट कर रहा है उसको फर्क पड़ा। लेकिन हाँ, उसका दूसरा पहलू क्या है, अमेरिकी जो इंपोर्टर है और अमेरिकी जो कंज्यूमर है,
वो भी बहुत परेशान है। उसको लग रहा है कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, और चूंकि कम लोग जानते हैं टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, बहुत हम क्वालिटी वर्क करते हैं, जिसकी यूएस कंज्यूमर में यूएस में बहुत ज्यादा डिमांड है। उसको ना चाइनीज एक्सपोर्टर वो कर पाता है, उसकी जगह कंपनसेट कर पाएगा, ना कोई दूसरा मार्केट। तो ये असली वजह है। लेकिन हां, इसकी वजह से हो सकता है कि जो ये सब घटनाक्रम चलते हुए दिख रहे हैं और ट्रंप के जो ताजा ताजा बयान आ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, कि आज ये कहा, कल एक लाइन और जोड़ दी, परसों और जोड़ दी, फिर आखिरी दिन कहेंगे कि मैं तो यही कह रहा था माय फ्रेंड मोदी के लिए, तो फिर आप कहेंगे कि यही तो कह रहे थे। H1B पर 2 बार कह चुके हैं कि H1B पर हमें बाहर से विदेशी टैलेंट तो लाना पड़ेगा। मैं अचानक अपने बेरोजगार आदमी को जो है वो सेमीकंडक्टर की चिप की कंपनी में नहीं बैठा सकता, ये वो 2 बार कह चुके हैं। लेकिन एक और तस्वीर ने थोड़ी खबर बनाई है, वो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ एलन मस्क की वापसी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क जो है वो यही जो सऊदी अरब के साथ उनका जो कार्यक्रम था, अमेरिका सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट, इसमें वो मौजूद थे। एलन मस्क को यहाँ देखकर सबको हैरानी हुई, क्योंकि एलन मस्क ने क्या क्या नहीं कह दिया था जब उन्की दोस्ती टूटी इनके साथ। और यहाँ ट्रंप ने कहा कि तुम जानते हो तुम कितने खुशनसीब हो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुमने कभी मुझे थैंक यू बोला इस बात के लिए। और उन्होंने ऐसा कहा कि इसने मुझे कभी ढंग से थैंक यू बोला कि एलन मस्क ने अपने ही ट्विटर पर जाकर, मतलब उनकी कंपनी है ट्विटर पर जाकर ट्वीट किया, आई थैंक प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर एवरीथिंग ही हैज डन फॉर मी एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ले भाई तू अपना थैंक यू ले तू। बहुत जो एकदम खींचा हुआ प्रेमी या प्रेमिका होता है, ठीक है, वो वाला अंदाज। लेकिन लोग अब एलन मस्क को घेर रहे हैं। हमने आपको एप्स्टीन फाइल्स वाली खबर बताई थी ना, एक सेक्स स्कैंडल में जिसमें इनके ट्रंप के विरोधी कहते हैं इनका नाम है, वो मांग एलन मस्क ने भी उठाई थी जब इनसे नाराजगी हो गई थी, ट्विटर पर ही उठाई थी कि ट्रंप कब रिलीज करेंगे एप्स्टीन फाइल्स। तो मतलब अब वो एप्स्टीन फाइल्स को भी भूल गए। लेकिन चलिए, यही दुनिया है। अब न्यूयॉर्क सिटी के नवनिर्वाचित जो मेयर बने जोरान ममदानी, ये भी डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात करने वाले हैं और 4 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी के ये मेयर बने थे। इसके बाद इनकी ये पहली मुलाकात होगी। अब इस मुलाकात की रिक्वेस्ट ममदानी की तरफ से हुई है और ट्रंप ने इसका ऐलान किया कि मैं ममदानी से मिलूंगा। और ट्रंप ने लिखा कि कम्युनिस्ट ममदानी रिक्वेस्टेड मी टू मीट हिम एंड आई हैव एग्रीड। तो उन्होंने उसको कम्युनिस्ट ही बोलते हैं वो, और इनसे इनकी मुलाकात जो है होने जा रही है। ट्रंप और ममदानी, मतलब इनकी आइडियोलॉजी ये जो है ये तेल और पानी है, मेल हो ही नहीं सकता। इनका नाम भी उन्होंने बिगाड़ दिया, इनका नाम मंडानी भी कह दिया था इन्होंने, खूब मजाक उड़ाया था इनका ममदानी का उन्होंने। और ममदानी ने अपनी जीत के बाद भाषण में ट्रंप से कहा था कि मुझे मालूम है आप मुझे लाइव देख रहे हैं और हमें अच्छे से सुनने के लिए टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज बढ़ाओ, सुनो, यहाँ की बात सुनो। और इस बार पलटवार के बीच आज दोनों की फेस टू फेस जो है मुलाकात होगी। अब अंदाजे ही लगा सकता हूं सर मैं तो, मतलब इसका तो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि क्या बात करेंगे ये। हाँ बिल्कुल ही, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। और आपने कहा ना कि बड़ा मजेदार बने, कोई भी प्रेसिडेंट इस ढंग से कहे कम्युनिस्ट ममदानी हमसे मिलने के लिए आग्रह किया और हमने हाँ कह दिया है ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन एक बात है कि न्यूयॉर्क का जो बजट वगैरह है और जो भी वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ममदानी जो चाहते हैं वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि ट्रंप का उन पर वरदहस्त प्राप्त न हो या ट्रंप उसमें सहायता करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। और नहीं तो फिर होगा क्या कि वहाँ पर एक क्योस तौर पे हो जाएगा। ये वैसे ही आप स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल ने जो फ्रीबीज अपने यहाँ पर दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास उनका अपना रिसोर्सेज था, वहाँ से निकल जाता था। लेकिन इनके लिए उनको जो फेडरल जो सहायता है उस पर निर्भर करे, फेडरल रिसोर्सेज पर इन पर डिपेंडेंट है। तो आज की बैठक में पता नहीं क्या निकल करके आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो किस प्रकार से ममदानी से पेश आते हैं। चले सर, ट्रंप साहब ने तो कहा था कि मैं दूंगा नहीं, यदि लोगों को, न्यूयॉर्क के लोगों को कहा था कि यदि ममदानी को आपने जिताया तो मैं फंड्स नहीं दूंगा। लेकिन ममदानी कितना एग्रेसिव है, मतलब अभी उन्होंने बयान दिया था कि अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो मैंने गिरफ्तारी का आदेश दूंगा, उनको अरेस्ट करने का आदेश दे दूंगा, उन्हें न्यूयॉर्क की जमीन पर पैर रखने नहीं दूंगा। तो उसके बाद अभी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से बहुत स्ट्रांग अपोज हुआ था उस बात का। अब वो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए, बड़ी पोस्ट पे। न्यूयॉर्क के बड़े अरबपति लोग वहाँ पर रहते हैं, एक बड़ी जगह है वहाँ पर, पैसे वाले लोग। अब ये जिस तरीके से वेलफेयर स्कीम लेकर आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि कई बड़े पैसे वाले लोग न्यूयॉर्क छोड़ने की तैयारी में कि भाई ममदानी के कारण हम वहाँ रह नहीं सकते। तो अब क्या ट्रंप और ममदानी जब मिलेंगे तो कोई समझौता निकलता है, ट्रंप सपोर्ट करने को तैयार होते हैं। ममदानी ने जो आक्रामकता दिखाई थी कि भाई जो रेंट है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा कि इसके ऊपर आप रेंट नहीं ले सकते,
बसें फ्री कर दी जाएगी, गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे, तो क्या कोई रास्ता दोनों मिलकर निकालते हैं? देखने वाली बात देखते होगी। हैं क्या खबर आती है इनकी मुलाकात के बाद। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 1366 दिन हो चुके हैं। इस बीच शायद ये युद्ध अपने खत्म होने की ओर अब आने वाले कुछ दिनों में बढ़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूसी अधिकारियों के साथ मिलकर, ये इंपॉर्टेंट है, रूसी अधिकारियों के साथ मिलकर 28 पॉइंट्स का एक शांति प्रस्ताव तैयार किया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये ड्राफ्ट एक ऐसे वक्त में आया है जब रूस ने बहुत जबरदस्त तरीके से हमले तेज कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। वहां के ऊर्जा ढांचे पर वो हमले कर रहा है और यूक्रेन जो है वो कड़ाके की सर्दी में और अंधेरे में डूबा हुआ है। रूस और अमेरिकी अधिकारियों ने मिलकर इस ड्राफ्ट को बनाया है। हालांकि ड्राफ्ट साफ साफ ये दिखाता है कि रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ चीजों पर पीछे हटना होगा। इस योजना को स्वीकार करना लेकिन खासकर ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल भरा होगा, क्योंकि इसमें यूक्रेन के कुछ हिस्सों को रूस को दिए जाने की बात कही गई है। इसमें क्रिमिया को और पूर्वी यूक्रेन के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 पॉइंट्स वाली योजना में क्रिमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता दी जाएगी। मतलब ये हिस्सा रूस के सुपुर्द कर दिया जाएगा और दुनिया और खासकर अमेरिका इसको स्वीकार करेगा कि ये रूस का हिस्सा हो गया है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि कीव पर राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना को मानने का बहुत ज्यादा दबाव है। ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी किया है कि इसको लेकर उनकी बातचीत ट्रंप से अब कुछ दिनों में होगी। ट्रंप प्रशासन ये कह रहा है कि ये हमने मॉस्को के साथ मिलकर ये मसौदा बनाया है और ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को आधिकारिक तौर पर यह पीस प्लान दे दिया है। इस प्रस्ताव के तहत यूक्रेन को पूर्वी डोनबास में अपने नियंत्रण वाली जमीन छोड़नी होगी, अपने सैन्य बलों को आधा करना होगा। कुछ बहुत अहम हथियार, घातक हथियार, वो भी यूक्रेन को उसके रखने की अनुमति नहीं होगी। और ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने यह भी कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को आधिकारिक तौर पर ड्राफ्ट मिल गया और अमेरिकी आंकलन के अनुसार उन्हें डिप्लोमेसी को मजबूत करने में ये जो ड्राफ्ट मिला है ये उसकी मदद कर सकता है। इसमें और भी कुछ शर्तें हैं, जैसे उनको रूसी भाषा को मान्यता देनी होगी और जो 2013 में जो क्रिमिया ले लिया था रूस ने, उस पर अब अमेरिका जो है उसको भी मान्यता देगा, लेकिन यूक्रेन अपने नक्शे में इन चीजों को दिखा सकता है। साहब ये भी डील गजबी है। $100 अरब भी मिलेगा सर, $100 अरब भी दिया जाएगा पुनर्निर्माण के लिए। जाएगा रूस के जो प्रॉपर्टीज जब्त किए उसमें से $100 अरब यूक्रेन को रिडेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। जो फ्रीज किया हुआ है, हाँ, जो फ्रीज किया है उसमें से किया हुआ है। लेकिन बहुत मुश्किल है अगर ये बात ज़ेलेंस्की मान लेते, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि उसको मानना पड़ेगा। और अमेरिका भी कुछ दिन पहले ही घातक मिसाइल, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, वो रूस पर अटैक करने के लिए उसकी परमिशन भी अमेरिका देता है। तो अमेरिका एक तरफ युद्ध बढ़ाने के लिए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और एक तरफ 20 सूत्रीय एक पीस फार्मूला यूक्रेन को दे रहे हैं कि भाई आप इसे मान लो और युद्ध रोक लो। ये भी है इसमें 20%, 22% जमीन 25 पश्चिमी देशों से मिलने वाली सारी लंबी दूरी की मिसाइलें बंद हो जाएंगी, सेना आधी करनी पड़ेगी और यूक्रेन की धरती पर किसी विदेशी सैनिक की कोई मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। रूसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देना। एक चीज और है इसमें, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्थानीय शाखा को मान्यता देनी होगी। वहां पर उनका रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च का कुछ वहां पर होगा, रूस का और यूक्रेन के बीच में चल रहा होगा। ये सब बात और ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जमीन छोड़ना ये बहुत मुश्किल होगा कि 20-22% अगर वो छोड़ता है जमीन तो यूक्रेन के अंदर तो रिवॉल्ट होगा। नहीं मतलब ज़ेलेंस्की देश में कैसे रह पाएंगे? देश की जनता कहेगी ना, जिस चीज के लिए आप लड़े, अपनी जमीन का 1 इंच हम छोड़ना नहीं चाहते और आप 20% जमीन दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबल होगा नहीं। इससे क्या वो स्वीकार करेंगे इस मामले को? इससे तो ऐसा लगता है कि ये सब ज़ेलेंस्की की विदाई की तैयारी की बिल्कुल। ये उसमें एक और भी शर्त है कि 100 दिन के अंदर जो है वो आपको इलेक्शन कराना होगा। इसका मतलब कि ज़ेलेंस्की की विदाई जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल एजेंडे पे है। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और यूरोपियन यूनियन नहीं चाहती है कि ये तो है कि जैसे हम रिवॉर्ड कर रहे हैं उनको जो है वो एक ढंग से पुरस्कृत कर रहे हैं कि जो रसिया ने किया है यूक्रेन के अंदर। अच्छा, आप क्रिमिया पर जो है वो लीगल अथॉरिटी तो पहले से है, बाकी और पर जिस पर अभी कब्जा कर लिया है उसको कह रहा है कि वो रसिया का हिस्सा रहेगा, लेकिन लीगल राइट जो है वो यूक्रेन का रहेगा। यानी कि एक डिफैक्टो और डिजूरे 2 तरीके होते हैं। डिफैक्टो तो जो है वो तो रहेगा, वही रहेगा। डिजूरे जो है वो यूक्रेन ही रहेगा, उसी का हिस्सा रहेगा, लेकिन डिफैक्टो उसका शासन किसका रहेगा? तो रसिया का रहेगा। वो तो मैं कह रहा हूं केवल नक्शे में दिखा सकता है। ये मजेदार बात है। ये अजब का कह रहा हूं, इसमें आप देख नहीं रहे एक बारीक पॉइंट क्या है। बड़ा बदलाव हुआ है
पहले यूक्रेन को लेकर, रशिया को लेकर अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा, शांति प्रस्ताव रखा, जिसको वहाँ पर चर्चा भी हुई, उस पर ट्रंप साहब ने अपनी वाहवाही भी कर ली। उसके बाद यूएन में जो बात कही, इसके साथ रूस ने अपना एक अलग प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि ये वाला नहीं मानेंगे हम, रूस का भी एक शांति प्रस्ताव आया जो यूएन के पास गया। अब उन दोनों के बीच से निकलकर ये प्रस्ताव आया, इसमें रशिया भी शामिल है। इसको, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि रशिया इसमें शामिल है और अमेरिका जो है यूक्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे। तो वो 28 पॉइंट पर, तो यदि ये दोनों लोग जाते हैं तो मुझे लगता है इससे रास्ता निकलेगा और जेलेंस्की साहब की विदाई तो तय ही है। इसके बाद वो सम्मान के साथ होगी। यदि वो इलेक्शंस और उस तरह से हो जाएगा तो बेहतर है, नहीं तो उन पर बहुत सारे करप्शन चार्जेस। आपको लग रहा है कि ये फाइनली एक्सेप्ट हो जाने वाला फॉर्मूला लग रहा है? इसमें से कुछ कम ज्यादा और हो जाएगा। देखिए, कोई भी समझौता होता है तो दोनों को पीछे हटना ही होता है। रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। हाँ, क्योंकि ये एक बड़ा स्टेप है, बड़ा जेलेंस्की के लिए यूक्रेन में रहना मुश्किल होगा। 20% जमीन छोड़कर सर जंग रुकनी ज्यादा जरूरी है ना, एक आदमी से ज्यादा है कि जंग रुके ज्यादा। अब आपके आगे आप देखिए साहब कि जो चूरन बेचा ट्रंप ने पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान कह रहा है मैं उस चूरन की फैक्ट्री खोलूंगा। यही हुआ है, राष्ट्रपति ट्रंप ने थोड़ा सा उकसावा दे दिया और पाकिस्तान पर जुनून सवार हो गया। ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल भंडार होने का दावा कर दिया और पाकिस्तान अब अपने अरब सागर में तेल और गैस की खोज में जुट गया है। वो 25 तेल के कुएं खोदेगा और एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। वो वहाँ की कंपनी है पीपीएल, सरकारी कंपनी। उसके जनरल मैनेजर ने ये बताया है कि जो आइलैंड है ये समंदर के पानी की सतह से 6 फीट ऊंचा होगा ताकि ऊंची समुद्री लहरें जो हैं ड्रिलिंग में रुकावट पैदा ना करें। आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण अगले साल फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है और आइलैंड तैयार होने के तुरंत बाद काम, जो तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए समंदर में मिट्टी, रेत और अन्य सामग्री डालकर जमीन बनाना ये पाकिस्तान के लिए बहुत नया काम है। दुनिया के देशों में हालांकि पहले इस तरीके के काम होते रहे, यूएई ने तो बहुत किया है, और अब पाकिस्तान ने यह फैसला ट्रंप के समर्थन के बाद किया, क्योंकि ट्रंप ने जुलाई में ऐलान किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान में बड़े तेल भंडार विकसित करेंगे। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हो सकता है एक दिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान से तेल खरीदे। अब सवाल आप पूछेंगे कि वहां क्या एक्चुअली वहां पर तेल है? पाकिस्तान अभी विश्व में कच्चे तेल भंडार में 50वें स्थान पर आता है। 80% अपना तेल वो इंपोर्ट करता है। हमारी तरह रीजन तो एक ही है, तो उसके पास भी अभी ऐसी कोई प्रामाणिक कोई खोज हो गई हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये रिसर्च पूरी करने के लिए उसको 42,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कहां से लाएगा वो 42,000 करोड़ रुपए? और इस काम में भी 4 से 5 साल लगेंगे। और रिसर्च काम, ये तो पैसा केवल रिसर्च का बता रहा हूं आपको। कामयाब हो गए तो फिर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और बहुत सारा पैसा जो है वो उनको लगाना पड़ेगा। अब ये दावा किया जाता है कि पिछले साल सितंबर में वो कुछ देशों के साथ मिलकर वहां कुछ खोज कर रहा था, तो उनको लगा कि हमें एक बड़ा तेल का भंडार मिल गया है। उनके अखबार डॉन ने तो ये तक दावा किया था कि 3 साल का सर्वे हुआ था और उसके मुताबिक पाकिस्तान के इस इलाके के अंदर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार हो सकता है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा। लेकिन ऐसी खोजें हमने भी बहुत की हैं त्रिपाठी जी, भारत ने भी बहुत की हैं, और हमने इनसे ज़्यादा ईमानदार प्रयास किया होगा और शिद्दत से ही प्रयास किया होगा। अभी तक तो हम भी कामयाब नहीं हुए। नहीं, हमने तो केजी बेसिन में और दूसरी जगहों पर हमने खोजा भी है, उतनी मात्रा में भले नहीं मिला, हमने तो एक्सट्रैक्ट भी किया है, रिफाइन भी किया है, लेकिन इतना आसान नहीं। हम तो डीप सी भी खोज के आ गए, रिलायंस ने खोजा, जो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी एक चिंता आज हो गई। अब सौरभ शर्मा पढ़ रहे हैं खबर, इंडिया टीवी पर दिख रहा है, पाकिस्तानी इसी का स्क्रीनशॉट निकालेंगे और फिर दुनिया भर में बेचेंगे कि भारत देखो कह रहा है, इसका मतलब कि नहीं, विश्वसनीयता हो गई ना कि आइलैंड बना रहा है वो। आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर आपने पूछा कि वो 42,000 करोड़ मिलेगा, लाएगा कहां से? अरे भीख मांगा है तो भीख मांग के लाएगा, और कहां से लाएगा? मतलब ये भी सवाल थोड़ा सा अजीब है कि कहां से लाएगा। भाई उसको लाना होता है ना, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं, हम लोग अपने आप ही खबर कई बार पढ़ते हैं ना कि वो फलाना ट्रैफिक सिग्नल पे था, इतने समय बाद इतना मिल गया। आजकल वो उसी अंदाज में है, उसकी भीख भी बड़ी बड़ी है, मिलियन बिलियन डॉलर में मिल रही है IMF से। और वो ट्रंप और ट्रंप के रिश्तेदारों के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए किया है
कि चलो ये दिखा दो। वो लोगों से कहता होगा चलो ठीक है भाई, कर्जा थोड़ा और ले लो, थोड़ा और पैसा लगा दो, अभी आएगा तो चुका देंगे, आएगा तो चुका देंगे, उस टाइप के अंदाज में है। लेकिन देखिए अभी तक जो स्थिति है उस पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पाकिस्तान की कोई स्थिति इससे सुधरे। न तो कोई ऐसे रेयर अर्थ मिनरल मिले हैं और न ही किसी तरह का ऑयल का कोई दूर दूर तक अभी कोई प्रमाण नहीं है। और पाकिस्तान वो करने की अगर स्थिति में होता तो चीन वहां पिछले 20 सालों से यही काम कर रहा है, इसको आप समझिए। चीन ने तो बाकायदा सर्विलांस सिटी बना रखी है। ये पूरा जो इसका ग्वादर पोर्ट से लेकर पूरा जो इलाका है जो सीपीईसी वाला है, अभी वहां कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। क्या है मैं आपको बताऊं, मुझे जो लगता है ये है, ये ढूंढते शॉर्टकट टू सक्सेस। ये शॉर्टकट सी तो है कि एक जगह हमें कुछ मिल जाए ऐसा कि हमारी जो है फिर पुश्तों का काम हो जाए। हाँ। वैसे मुझे आइडिया था, लेकिन मैं उसको रिसर्च के तौर पे देख रहा था कि 5% प्रोबेबिलिटी है सक्सेस रेट की रिसर्च के बाद। 5% है ना। और ये इंडिया बेसिन जो मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो मिला हुआ है 5 to 10% है। और उसमें भी जो ऑयल वेल यदि आपके मिल जाते हैं 5 to 10% सक्सेस प्रोबेबिलिटी के बाद भी, तो उसमें से कितना निकलेगा वो अलग प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज है। तो सक्सेस रेट 5% है रिसर्च की, 42,000 करोड़ के 5% प्रोबेबिलिटी। और वो जो मतलब वो कितना ईमानदारी से होता है, कैसे होता है, वो अलग इशू है। हाँ ठीक है। नहीं, ये जब सीपेक बना था ना तो इनके लोग विश्लेषक टीवी पे बैठ के दावे करते थे, अरे हमारे यहाँ नालियों में डॉलर बहेंगे, एक बार सीपेक शुरू हो जाने दो। बिल्कुल, सीपेक शुरू तो हो गया, खत्म नहीं हो पाया आज तक, बन ही नहीं पाया। और उसपे जो है ना, जैसे अंग्रेज कहा करते थे सर, वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्या? अलाउड नहीं है सर, पाकिस्तान वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्या? सूटकेस में कुछ ले गए थे लाल पत्थर दिखाने के लिए कि हमारे वो भी है, वो भी चल रहा है। वो हमारे यहाँ का एक सांगुर टाइप था, वो नग लेके दे आया था। सुनिए आगे सुनिए, ये तेल के कुएं खोदेगा पाकिस्तान, हालत क्या है। अफगानिस्तान ने इनसे व्यापार बंद कर दिया। पाकिस्तान का दवा का एक्सपोर्ट, फार्मास्यूटिकल 80% गिर गया। पाकिस्तान के दवा विक्रेता ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तानी दवाओं के इंपोर्ट पर जो रोक लगा दी है अफगानिस्तान ने, 80% हमारा तो बिजनेस ही खत्म हो गया। ये कह रहे हैं कि पहले अफगानिस्तान को हर दिन हम लगभग 15 कंटेनर दवाइयां भेजते थे, अब ये जीरो हो गया है, जीरो। अफगानिस्तान अब ईरान से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और भारत, कमी थोड़ी है। उनका ट्रेड मिनिस्टर तो यहाँ आए हुए हैं, वो तो ट्रेड फेयर घूम रहे थे। भारत तो बहुत फार्मा में हमसे बड़ा उनको और कौन मिलेगा? हम तो पूरी दुनिया की फार्मेसी हैं। तो उन्होंने जो है ये तालिबान को ये सोच रहे थे कि तालिबान क्या है, ये चप्पल पहन के लड़ने वाले लोग हैं, कैलाशनिकोव राइफल टांग के, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। ये बिगाड़ लिया उन्होंने। गरीब से देश ने कहा कि तुमसे हमें व्यापार ही नहीं करना, जाओ। और अब पाकिस्तान की एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ गई, मतलब एक सेगमेंट ही पूरा बैठ गया व्यापार का। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर होता है। ये हालत है। अगर इस पर बयान है हमारे पास तो हम दिखा सकते हैं। इस्लामाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बाद शहरी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे फैजान राजा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद के एक इतवार बाजार में। अगर बात की जाए अंगूर फलों के रेट की, जो है अंगूर हो गया, अनार हो गया, इसी तरह सेब जो है वो दुगने रेट पे यहाँ पे फोक किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे ग्राहक हैं, लोग हैं, उनको वो बहुत परेशान दिखाई दिए, जिनका कहना था कि सब्जी और फ्रूटों में जो है रेट बढ़ चुके हैं, जिसके बाद उनकी जो है कुव्वत खरीद से जो है वो तजावज कर चुके हैं। जहाँ पे इंतजामिया को चाहिए कि उस पर जो है वो फौरी एक्शन ले और कमेटी तश्कील दे, जिसके बाद जो रेट जो है इनकी कम हो। अगर बात की जाए अंगूर के रेट की, तो अंगूर का जो रेट है वो भी दोगुना हो चुका है। अनार 680 रुपये फी किलो के हिसाब से फोक करने का यहाँ पे लिस्टें अवेजा की गई हैं दुकानदारों को कहना है, जबकि उनको 1000 रुपये फी किलो के हिसाब से मंडी से मिल रहा है। और सब्जी में जो है वो टमाटर जो है वो 110 रुपये फी किलो के हिसाब से फोक करने का कहा गया है, लेकिन मंडी से जो है उनको 140 रुपये फी किलो के हिसाब से पड़ रहा है। और जबकि जो चीनी का रेट है वो भी जो है मार्केटों में तकरीबन 170 या 175 रुपये फी किलो के हिसाब से मिल रही है। कुछ चीजें महंगी होने के बावजूद जो है उनको जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बयान चल तो गलती से गया लेकिन सही चल गया। ये दूसरी प्रॉब्लम महंगाई, ये तेल ढूंढने से पहले महंगाई को काबू में करें। और ये भी अफगानिस्तान से लड़ाई का ही साइड इफेक्ट है कि आटे दाल का भी भाव जो है वो पाकिस्तान को समझ में आया। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि पाकिस्तान की आम जनता का तेल निकला हुआ है इस महंगाई से, और वो तेल ढूंढने निकल रहे हैं कि हम 42,000 रुपया खर्च करके तेल निकालेंगे।
तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को देखना चाहिए कि अफगानिस्तान से आपका व्यापार बंद हो गया है, टमाटर 600 रुपए किलो मिल रहे हैं, आपके फल सब्जी आपके मिल रही, दाल आटी लोगों गरीबों को खरीदना मुश्किल हो गया है, आप वो बेसिक जरूरतें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, आप तेल के कुएं ढूंढने निकल रहे हो। और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है कि भाई आपसे व्यापार नहीं करेंगे हम, और भारत के साथ और तमाम देशों के साथ जिस तरीके से अफगानिस्तान ने व्यापार कर लिया है, तो पाकिस्तान तो अब क्या करेगा? वो भारत ने पानी बंद कर दिया, भारत से बाकी व्यापार भी बंद है, अफगानिस्तान से बंद हो गया है, तमाम तरीके से तकलीफें। मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि जनता के लिए अब तो खाने की स्थिति नहीं, भूखमरी की हालत पाकिस्तान में उत्पन्न हो गई है। डेटा भी अभी ढूंढता, मैं आपको बताता, अभी इन्होंने एक वो अनुपूरक बजट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? सप्लीमेंट्री बजट पास करके कितने अरब डॉलर अपनी सेना को दिए। सेना के लिए सप्लीमेंट्री बजट पास किया। सेना बिजनेस करती है सर, पाकिस्तान की सेना तो तमाम सबसे ज्यादा जो बजट का हिस्सा बढ़ा है वो डिफेंस के लिए। तो ये सब, ये पाकिस्तान की जनता देखिए ना कि इनका पैसा जा कहां रहा है। अब एक खबर जो मैं आपको 3 दिन से बताना चाह रहा था, आज टाइम मिला है तो बता रहा हूं आपको, लेकिन दुनिया की इंपॉर्टेंट खबर है। ब्रिटेन की लेबर सरकार ने अपने शरणार्थी कानूनों को बहुत सख्त बनाने का फैसला किया है। ये पहली लाइन में ही एक अंतर्विरोध है। ये लेबर सरकार है, मतलब लिबरल सरकार है। ये वो सरकार है जो कभी शासन में रही होगी पहले, तो ये लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसी बनी होगी, और अब वही पार्टी की सरकार इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त करती जा रही है। देश में बढ़ते दक्षिणपंथी प्रभाव को और इलीगल इमिग्रेंट्स और लीगल इमिग्रेंट्स भी, उनकी वजह से जो उनके देश में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके खिलाफ, उससे मजबूर होकर उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। ब्रिटेन की सरकार देश की शरणार्थी नीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई नीति के तहत किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले शरणार्थी का दर्जा अब बिल्कुल तुरंत नहीं मिल जाएगा। ये अस्थायी दर्जा रहेगा। कब तक? 20 साल तक। ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद, इन्होंने कहा कि वक्त वक्त पर शरणार्थियों के शरणार्थी दर्जे की समीक्षा भी की जाएगी, हर 2.5 साल पर। सरकार ने कहा कि अगर किसी भी शरणार्थी का देश मतलब जहां से वो यहां आया है, उसे अगर अब हम मानते हैं कि ये उसके लिए सुरक्षित है तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। ये नहीं कि वो कुछ अभी असुरक्षित महसूस कर रहा था, आ गया तो अब यहीं रहेगा, तुम्हारे देश में हालत ठीक हो गई, वापस चले जाओ, फिर उसका शरणार्थी दर्जा वापस लिया जा सकता है। हर 2.5 साल में शरणार्थियों की स्थिति की इसलिए समीक्षा की जाएगी, ताकि ये तय किया जाए कि अभी ये ब्रिटेन में रहने के लिए पात्र व्यक्ति है या नहीं है। यह भी साफ किया कि किसी व्यक्ति को ब्रिटेन में स्थायी रूप से बसने की अनुमति मिलने में 20 साल मिनिमम लगेंगे। अभी इसे 4 गुना ज्यादा इंतजार, अभी 5 साल में मिल जाता है उनको शरणार्थी का दर्जा। अब कहा कि अब 20 साल में हम आपको शरणार्थी का दर्जा देंगे। अब ये वजह, ये तस्वीरें जो आप इस वक्त वहां पर देख रहे हैं, ये वहां जो राइट विंग है वो अब इमिग्रेंट से इतना परेशान हो गया है कि उसने सरकार की कुर्सी हिला के रख दी। इतने बड़े पैमाने पर अभी वहां पर प्रदर्शन हुए थे। और इतना ही नहीं है, वो कैसी मेहमान नवाजी करते हैं शरणार्थियों की ब्रिटेन में, आपको मालूम है? कोई शरणार्थी आ जाए तो उसको फ्री में होटल में रहने को मिलता है, ऑब्वियसली खाना फ्री मिलता है, उसको सुरक्षा तक दी जाती है अगर उसको जरूरत है तो। रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम सरकार करेगी। अब यह सब कुछ भी सरकार नहीं देगी। अगर उनमें से कोई भी आदमी काम करने लायक है, नौकरी करने लायक है, तो वो नौकरी करे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सरकार की तरफ से कोई और सुविधा नहीं दी जाएगी। मैं तो प्रोफेसर साहब हैरान रह गया जब मैंने देखा कि ये माइग्रेंट्स के लिए इतना कुछ करती है ब्रिटेन की सरकार। नहीं, बिल्कुल ब्रिटेन की ही सरकार नहीं, जर्मनी की सरकार भी करती है। यूरोप के अंदर उनको बड़ा, जैसे हम अपने यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं ना, बांग्लादेश से आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स कर देते हैं हम लोग, वो इन्फिल्ट्रेटर शब्द का प्रयोग इसे वर्जित मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये गलत शब्द का प्रयोग है, शरणार्थी हैं, तो ये उस शब्द के प्रयोग करने से भी बचते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 10, आज की बात नहीं है, पिछले 10 साल 15 साल से चल रहा है कि जितने भी यूरोप के कंट्रीज हैं वो अपने वीजा रूल्स को टफ कर रहे हैं, वो इमिग्रेशन पॉलिसी को बदल रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि अफ्रीकन कंट्रीज से, एशिया से जो माइग्रेट करके पॉपुलेशन है, वहाँ की पूरी कई जगहों की डेमोग्राफी बदल दी है। अब यदि आप बर्मिंघम में आप चले जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ, आप तो लगेगा कि आप साउथ एशिया में आकर के खड़े हो गए हैं। और आप, लेबर सरकार कर रही है ये, लेबर सरकार सोशलिस्ट सरकार होती थी। मैं कह रहा हूँ वो बड़ा, जैसे आप अमेरिका के अंदर आप बाइडेन की सरकार आप देख रहे हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं वो लगभग वही पॉलिसी प्ले करते हैं जो यहाँ पर सोशलिस्ट सरकार लेबर पार्टी करती है यहाँ पर, और लेबर पार्टी की सरकार रही है और बड़ा ये डोमिनेंट पावरफुल। सर एक देश की बड़ी खबर जो आज आई है उस पर हम लोग चर्चा कर लें। एक लाइन सिर्फ बोल दूं, ये जो शबाना महमूद जी हैं,
इनके माता पिता जो अवैध कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने ना, हाँ, मीरपुर की है। मीरपुर की है। अच्छा 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 अच्छा। जरा एक आज देश की बड़ी खबर आप सबने अखबार में तो पढ़ी ली होगी, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। मामला ये था कि इसी साल एक सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ये आदेश दिया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति उनको 3 महीने की अवधि में किसी भी राज्य से दिए गए बिल पर फैसला लेना होगा। 3 महीने से ज्यादा वो उस बिल को रोककर नहीं रख सकते। मामला तमिलनाडु का था, जहां पर कई महीनों से वहां के गवर्नर ने बिलों को रोका हुआ था, उस पर उन्होंने फैसला दिया था। अब ये इस फैसले के बाद राष्ट्रपति ने यह पूछा कि जब संविधान में कहीं नहीं लिखा कि मुझे यह फैसला या किसी को राज्यपाल या राष्ट्रपति को फैसला 3 महीने में लेना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट यह अवधि तय कर सकता है? उसके जवाब में एक बड़ी बेंच ने यह फैसला दिया है, अपने सुप्रीम पुरानी बेंच के फैसले को पलट दिया है और कहा कि कोई समय अवधि नहीं दी जा सकती। ये बड़ी बात है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि राज्यपाल के पास अपनी शक्तियां हैं और राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझाव से बंधा हुआ भी नहीं है, वो बिल्कुल उससे बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन राज्यपाल के पास 3 विकल्प हैं, या तो मंजूरी दे दे, या राष्ट्रपति को भेज दे, या फिर वो विधानमंडल को अपनी टिप्पणियों के साथ बिल को वापस कर दे। राज्यपाल को परामर्श की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और विधेयक अगर दोबारा उनके पास भेजा जाता है तो या तो सहमति दे दें या फिर राष्ट्रपति को भेज दें। और फिर आगे उन्होंने ये कहा है कि अगर तब भी मैटर हल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बगैर कोई उसके मेरिट पर टिप्पणी किए कोई लिमिटेड आदेश दे सकता है। सर, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और इसको पूरा पढ़ा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है जी, 5 जजेस की बेंच का फैसला है, जो 2 जजेस के मुकाबले में। और आज जो हमारे CJI हैं उनका आखिरी दिन है, उससे पहले उन्होंने ये फैसला दिया है गवाई साहब ने, जस्टिस BR गवाई की। और महत्वपूर्ण है, यदि आपको ध्यान हो कि वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने इस पर सबसे पहले इशू उठाया था कि जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ये इशू वहाँ से आया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ, प्रेसिडेंट ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे। मतलब पूछने का मतलब कि वो जानकारी, जो एडवाइस मांगते, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट राय दे, तो उसमें उन्होंने अपना फैसला पलट दिया और कहा कि भाई संसद की सुप्रीमेसी को, ये बहुत अच्छी बात है। मैं उसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने पूरा इसको बहुत डिटेल में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीमेसी है उसको ध्यान रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने उस पर रहे दायरे में, और पार्लियामेंट अपने दायरे में रहे। और उन्होंने कहा कि ये देना नहीं चाहिए अधिकार कि उसको 3 महीने की लिमिट दी जाए या 5 महीने की लिमिट दी जाए। जो मूल मुद्दा था उसका क्या होगा कि भाई राज्यपाल बिल पर फैसला ही नहीं कर रहे थे, तो अब क्या होगा? नहीं, तो अब उन्होंने कहा कि यदि बहुत कोई ऐसा जरूरी हो जाए तो वो इंटरवीन कर सकते हैं एक लिमिटेड उसमें। देखिए, किसी न किसी का तो अधिकार। एक बहुत बड़ी अच्छी डिबेट हुई थी इसमें सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कहा गया, सरकार की तरफ से था या क्या, तो वो सवाल एक महत्वपूर्ण हुआ कि ये आपने कहा कि गवर्नर साहब नहीं कर रहे, तो आपने इसको स्वीकार मान लिया। तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में 5 साल कोई फैसला नहीं होता, तो उसको वो मान लिया कि भाई ये बड़ी गजब बात हुई थी। पुराने फैसले में ये था कि 10 बिल जो पास नहीं, जो जिन पर फैसला नहीं किया था गवर्नर साहब ने, उन सबको पास मान लिया गया था। एक जिक्र बहुत शॉर्ट एक जिक्र कर दूं, संविधान के अंदर प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिया गया है एक्सप्लिसिटली, वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन गवर्नर को एक्सप्लिसिटली डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। ये बहुत बड़ा अंतर है। 10 सेकंड में कुछ कह सकते हैं? राज्यपालों को भी सोचना होगा कि अगर संवैधानिक दायरे को सर्वोच्च न्यायालय सोच रहा है तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्या बननी चाहिए? ठीक है सर, आज समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे 1 बजे।